तो आज हम चैप्टर जानेंगे सेलिब्रेट रिलेशनशिप। सेलिब्रेट का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अगर स्वाभाविक रूप से आता है तो उससे बेहतर इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं, क्योंकि हमारे कई उपनिषद पुराणों वेदों में लिखा हुआ है कि उसका पालन करने से आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएशन के लिए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लो ये स्वाभाविक रूप से होता है तो ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, एक तो टॉपिक भी ऐसा बहुत बोल्ड टॉपिक है। तो मैरिज में हमारे लव और ट्रस्ट बेस होता है। प्लीज वैशाली हंसो मत, एकदम। हाँ, इस चैप्टर को बहुत जॉयफुली सुनना है, एकदम मस्ती के मूड में सुनना है, क्योंकि ये हमारी क्रिएशन, हमारी क्रिएटिव पावर के ऊपर है। तो देखिए, लव में तो मैरिज में लव और ट्रस्ट बेस है, पर उसमें एक सेक्स का भी पार्ट होता है जो कि हमारे को उस एक्सटेसी से जोड़ता है जो हमारा सोर्स है। एक्चुअली ये बनाया नेचर ने था हमारे प्रोक्रिएशन के लिए, हमारी संतान उत्पत्ति करने के लिए, परंतु नेचर ने उसमें एक ऐसा प्लेजर डाला ताकि हमेशा हर जाति उसको अपनी संतति को बढ़ाते रहे। अगर जॉय नहीं होता तो संतति को नहीं बढ़ाते, उसकी रेस गायब हो सकती थी। तो नेचर ने अपना काम परफेक्ट दिया है, और हर एनिमल का अपना एक सेक्सुअल सीजन होता है, परंतु मैन को सिर्फ ह्यूमन किंगडम को ही फर्स्ट प्लेस में रखा जाता है सेक्सुअल बीइंग में। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पूरे समय सक्षम है, पर इसलिए भी क्योंकि वही सबसे ज्यादा उस क्रिएटिव एनर्जी को टच करके अपने संसार के लिए यूज कर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्रेशन नहीं करना चाहिए, और कई लोग इसको ट्रैंकुलाइजर की तरह यूज करके अपनी एनर्जी को थ्रो करके सो जाते हैं। तो जो साइंटिफिक पैराडाइम है उसकी तरफ भी हमको नहीं देखना है, हमको देखना है कि इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है। तो ये सभी मानते हैं कि ये क्रिएटिव एनर्जी है। ओशो ने एक बुक भी लिखी है और काफी बार फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के ऊपर बोला है उन्होंने। तंत्रा ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है। अगर हमारे मंदिरों में स्क्रिप्चर वगैरह देखेंगे, या वात्सायन जो कामसूत्र लिखा था वो भी इसको एक क्रिएटिव और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट अपनी जिंदगी का मान के सब कुछ किया था। परंतु जैसे हर चीज का मिसयूज किया जाता है, वैसे ही इसका भी बहुत मिसयूज किया गया। अभी तो ये है कि स्त्री को इतना उपभोग की वस्तु माना जाती है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो चाहे शेविंग क्रीम की ही क्यों ना एडवर्टीजमेंट हो, कार खरीदने क्यों ना जा रहे हो, लड़की को सुंदर कपड़े पहनाकर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो एक हेल्दी मैरिज रिलेशनशिप में सेक्स होना जरूरी है या नहीं, या सेक्स कपल्स के बीच अगर बंद हो जाते हैं तो क्या उनके बीच में अपन ये सोचेंगे कि प्यार कम हो गया है, या एक दूसरे की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अगर प्यार कम हो गया है? तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पर आज भी हम इतने एडवांस होने के बाद, भूल जाओ और गेट बंद कर, इतने एडवांस होने के बाद भी हमारे सभी समाज के लोगों को ये सेक्सुअलिटी को छुपाया जाता है, जबकि ये हमारी सोल की सिर्फ एक एक्सप्रेशन मात्र है। ये धारणा भी बनी हुई है कि यदि मैन उसमें बहुत एक्टिव नहीं रहेगा तो अपनी वाइफ की नजरों में भी और समाज की नजरों में भी उसका बहुत ज्यादा उपहास उड़ाते हैं। तो ये धारणा बन गई है। और आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्यार और भी गहरा हो सकता है, और यदि
ऐसे कपल्स हैं जिनके में वो अभी एक्टिव नहीं है सेक्सुअली फिजिकली, तो भी उनका और प्यारा डीप हो सकता है। गिव मी 1 मिनट। बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जब हम प्री बर्थ प्लानिंग हम जब चुनते हैं आत्माएं लोग, तो बहुत सारे हमारे मुद्दे रहते हैं जो रिश्तों के बीच में हमको सुलझाने रहते हैं। तब हमारा फिजिकल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। कई 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 क्या बहुत मोस्टली लोगों में वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसीलिए उनके अगर मान लो वो कम भी फिजिकली कांटेक्ट करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए वो इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा। वो अपनी ग्रोथ करके अपने जीवन को यापन करके चले जाएंगे। पर कोई कोई सोल्स तो बिल्कुल इस सेक्सुअल एक्टिव को या इनएक्टिव को एक इशू के रूप में अपने प्लान में लेती है। और उनके पीछे क्या होता है कारण? उनकी कोई सेक्सुअल एनर्जी डायनेमिक्स है, मतलब कोई पिछले जन्मों की कोई ऐसी सेक्सुअल एनर्जी से मिलती जुलती उनकी गतिशीलता है, डायनेमिक्स है, कोई संचालक शक्ति है जिसको इस जन्म में उनको सॉल्व करना है। तो ये अगर हम बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि उस रिलेशनशिप में सेलिबेसी आ गई है, तो क्या ये सिर्फ तो ये सेक्स से रिलेटेड नहीं है। ये इसका इफेक्ट है कि उनको कोई अपने अंदर के छिपे हुए कुछ डायनामिक्स एनर्जी के ऊपर काम करना है। तो जो हम कहते हैं कि अगर सेलिबेसी स्वाभाविक रूप से आ गई तो ठीक, पर यदि रिश्ते में आ रही है तब उनको समझना चाहिए कि ये कार्मिक इशू भी हो सकता है और उनको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये नेचुरल है कि आप अगर मैरिड लाइफ में हैं तो आप इमोशनली और फिजिकली एक दूसरे के साथ शेयर करके एक जॉय को फील करते हैं। तो ये कार्मिक इशू भी हो सकता है। अगर मान लो रिश्ते में सेलिबेसी आ गया है तो पार्टनर्स के बीच में वो कभी कभी मुद्दे आ जाते हैं जो पिछले जन्म में बहुत जनरल इश्यूज थे। जैसे मान लीजिए डर था, अबंडन था, सेक्सुअली अब्यूज हो गए थे, या जजमेंट का कोई था, गिल्ट थी, छोटे मोटे वहां पे थे इश्यूज पिछले जन्म में। पर यहाँ पे प्रोमिनेंटली उन लोग इसको सॉल्व करने के लिए इस एनर्जी के साथ जोड़ के अपने सोल प्लान को लेके आते हैं। क्योंकि आत्मा अब्यूज इशू को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है। और ऐसे ही लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे मैंने तो सिर्फ अभी आपको अब्यूज के लिए बताया, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जिनका सामना करने के लिए सोल प्लान बनाया जाता है। इसमें दोनों पार्टनर्स में कोई पुराना दर्द या जजमेंट उभर सकता है। दोनों में से एक, मतलब इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक को काम नहीं करना, इसमें दोनों को काम करना है। तो पुराने जन्मों के फियर, डार्कनेस, अब्यूज और डॉगमास, उनको भी सॉल्व करने के लिए प्लान की जाती है। जैसे डॉगमास, जैसे हम लोग धर्मों से बहुत संबंधित रहते हैं, कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल अपने पार्टनर को थोपते हैं ब्रह्मचर्य क्योंकि नहीं, मुझे बिल्कुल भी फिजिकली आपसे कांटेक्ट नहीं करना। तो ये जो डॉगमास है, हमारे जो रूढ़िवादी विचार हैं कि इनसे हम गलत काम कर रहे हैं, उन सबको भी सॉल्व करने के लिए सोल ऐसे रिलेशनशिप को चुनती है ताकि वो जो बर्डन है पिछले जन्मों का, वो सबको हम सॉल्व कर सके। देखिए, ये रिलेशनशिप जिसके साथ भी हो रहा है, ये सेलिब्रेट वाला, उनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि उनको अपने ऊपर बहुत बहुत काम करना है। अपने ऊपर काम करके वो खुद को भी हील करेंगे, अपने पार्टनर को भी हील करेंगे और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी फ्री करेंगे। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम आगे समझेंगे फ्रेंड। जैसे सिर्फ एक लाइन में मैं बताऊंगी कि हम जो सभी औरतें हैं, हम सबकी जो चेतना है वो बनी हुई है ना कि हस्बैंड का ध्यान रखो, हस्बैंड के खिलाफ आवाज नहीं उठाओ, सास ससुर के खिलाफ आवाज नहीं उठाओ। तो ये जो हमारा फीमेल फेमिनिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो सभी में है। हिंदू में भी होगा, मुस्लिम में भी होगा, हर एक में होगा। आगे आप समझेंगे। तो यहाँ पर रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने एक बहुत ही प्यारी स्टोरी ली है सारा और जिम की। सारा जब रॉबर्ट से मिलती हैं तब वो 62 इयर्स की हैं
और कैथोलिक फैमिली की हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत प्यार है उनकी फैमिली में, पर वहां पर उसका एक टेस्ट भी है, वहां पर उसको टेस्ट देना है, क्योंकि उसका एक जो बड़ा भाई है वो उसको सेक्सुअली अब्यूज करता था। अभी वो फिर बाद में बड़ी होती है तो वो न्यूयॉर्क मार्केटिंग कॉरपोरेशन में काम करती थी, वहीं पर ही उसकी जिम से एक मुलाकात होती है, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, बहुत उसको अवार्ड्स वगैरह मिले थे, बहुत नामी था और बहुत ही सुंदर था, बहुत अट्रैक्ट हो जाती है जब कॉन्फ्रेंस में वो लोग एक साथ मिलते हैं। हमेशा जब भी वो न्यूयॉर्क आता था, क्योंकि वो दूसरे शहर में रहता था जिम, तो जब भी वो न्यूयॉर्क आता था तो सारा को, क्योंकि हमारी हीरोइन सारा और जिम हीरो हैं, तो सारा को लंच के लिए इनवाइट करता था, और एक दिन उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है, उसको पहली बार डेट पे लेके जाता है। बहुत ही प्यारी स्टोरी उनकी बताते हैं। और जब वो पहली बार डिनर करके एक पार्क में बैठते, मुझे बहुत अच्छी लगी लाइन, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब लोग पार्क में बैठे रहते हैं तो सारा बोलती है कि हम लोग दोनों की वजह की शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोनों 30s तक के पहुंच चुके हैं। तो जिम उसको बोलता है कि शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम दोनों को इस पार्क में अकेले बैठना था, एक साथ, मतलब अकेले हम दोनों को ही बैठना था। मुझे अच्छी लगी थी ये लाइन। तो दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत ही इंटीमेट हो जाते हैं, और फिजिकली भी वो इंटीमेट होते हैं। कई बार उनके बीच में शारीरिक संबंध बनता है, और पूरे समय जिम उस समय उसको खुश रखने की कोशिश करता था, पर सारा बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि जो बचपन में उसकी जो सेक्सुअली उसको अब्यूज किया गया था, उसका कुछ गिल्ट का पार्ट यहाँ पर था उसके पास। क्योंकि जब उसका भाई उसको अब्यूज करता था, तब भी उसको एक गिल्ट थी कि शायद मैं ही कारण हूं अपने भाई को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी गिल्ट थी, और भी कई थे जो हम बाद में जानेंगे। तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती, पर एक दूसरे के साथ उन लोग काफी अच्छे से 4 महीने तक के उन लोग फिजिकली कांटेक्ट करते रहते हैं, और 4 महीने के बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उन लोग हनीमून पे चले जाते हैं, तब भी उनके बीच में बिल्कुल रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलते रहता है। पर जिस दिन हनीमून से लौटते रहते हैं, आखिरी दिन किसी पैसों की बात पर कोई बहस हो जाती है जिम की और सारा की, और जिम बहुत चुप हो जाता है, पूरी फ्लाइट में एक शब्द भी बात नहीं करता, और घर आने के बाद वो और चुप हो जाता है, और वो 6 मंथ्स तक के अपनी वाइफ के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क नहीं करता। वो डिप्रेशन में चला जाता है। सारा उसको कई बार जाके समझाती है कि तुमको क्या हुआ है, क्योंकि पहले वो काफी अच्छा जॉयफुल और अच्छे से बातें करता था और अपने को एक्सप्रेस करता था, पर अभी वो नहीं कर रहा था। तो उसको पूछती है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, पर वो नहीं कहता है कुछ भी, और आखिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ताकि डिप्रेशन का इलाज करा सके। डिप्रेशन की जो दवाइयां रहती हैं उसके कारण उसकी और भी लिबिडो कम हो जाती है, उसकी जो इच्छा रहती है कि अपनी वाइफ के साथ जो मैं फिजिकल कांटेक्ट करूं वो और भी कम हो जाता है। पर थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, पर फिर भी एक नॉर्मल जो कपल्स रहते हैं वैसा नहीं रहता है, और धीरे धीरे वो भी बिल्कुल बंद हो जाता है। सारा को कई बार बुरा लगता है कि वो पहले मेरे साथ इतना अच्छे से पेश आता था, और जब भी हम किसी को प्यार करते हैं, खासकर इस रिलेशनशिप में, वहां पर फिजिकल कांटेक्ट होने की इच्छा होना स्वाभाविक है। तो सारा को लगता था कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, और फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, और कई बार उसको कई बार इसके लिए मनाती भी थी, परंतु वो हमेशा उदास हो जाता था जिम, तो उसको छोड़ देती थी कि ठीक है। तो रॉबर्ट जब उसकी कहानी सुनते रहता है तो सारा को बोलता है कि सारा, क्या तुमको मालूम है, तुमको लगता है कि ये तुम्हारा प्री बर्थ प्लानिंग होगा? और बोलती है हाँ, मुझे लगता है कि ये मेरे ये सोल का प्लान है। तो बोलता है क्यों लगता है? तो बोलती है कि हम दोनों के बीच में कुछ एक पावरफुल एक कनेक्शन है, इसीलिए मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, और न वो मुझे छोड़ पा रहा है। कुछ तो पावरफुल चीज है। और जिम मेरे से मिलने के पहले कई बार, इसी जन्म की बात बता रही है कि मेरे से मिलने के पहले जिम बहुत सी औरतों के साथ उसने संबंध बनाए थे, और शायद उसको ये सीखना था कि
प्यार सेक्स के बिना भी हो सकता है, क्योंकि उसने जिस जिस भी औरतों के साथ संबंध बनाए थे उनके साथ प्यार नहीं था, तो शायद उसकी ये लर्निंग होगी, और शायद मेरे लिए ये लर्निंग होगी कि प्यार के साथ सेक्स हो सकता है। तो ये मेरे अपने आवश्यक मूल्य को जानना था और अपने आप को प्यार करने में सक्षम होना था, विश्वास करना था मुझे अपने आप में कि मैं वाकई प्यार करने के लायक हूं और मैं एक ईश्वर का अंश हूं। तो रॉबर्ट पूछता है कि जब तुम्हारे संबंधों में ये चीज की कमी थी तो तुम क्या एक्सपीरियंस करती हो, कि कैसे तुमको ग्रोथ मिली। अभी उसका कोई भी नहीं है, सिर्फ रॉबर्ट से वो बात कर रही है सारा। तो बोलता है कि ये रिश्ते से तुम कैसे ग्रो कर रही हो। तो वो बोलती है करके कि मेरा यही एक रिश्ता था जहां पर मैं रेजिस्ट करती थी, अपने को प्रतिरोध करती थी। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स, जिनके साथ भी मेरे रिश्ते रहते थे, वहां पे जो भी मैं सोचती थी बिल्कुल बोल देती थी, मैं बिल्कुल अपने प्रति ईमानदार रहती थी। परंतु जिम के साथ मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था, और जो भी मेरी इच्छा होती थी या जो भी मेरी थी मैं उसको दबा लेती थी। शायद ये मेरी एक पैटर्न बन गया था, क्योंकि सेक्सुअली अब्यूज के बाद मैं अपने को अनवर्दी मानती थी कि मैं लायक नहीं हूं, तो मैं चुप हो जाती थी। पर ये बात बोलती है सारा कि मैं इतना तो प्राउड फील करती हूँ रॉबर्ट कि मैंने इतनी अच्छी जो अनमैरिड लाइफ, जो समाज की नजरों में ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ नहीं है, पर उसके बावजूद मैंने उसको सक्सेसफुल बनाया, हैप्पी बनाया, और जिम के साथ अभी तक के मैंने अपना साथ निभाते आई हूं करके। तब रॉबर्ट बोलता है कि बिल्कुल सारा ठीक कह रही है कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे हीलिंग एक्सपेंशन के लिए होते हैं, और जिम उसके लिए परफेक्ट पार्टनर था, क्योंकि जो उसके बचपन में जो उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया था उसको हील करने में मदद करता, और उसके सेल्फ लव को बढ़ाने में उसकी मदद करता है। क्योंकि जब पार्टनर उसके साथ नहीं प्यार करेगा और तो सारा अपने अपने ही प्यार को बढ़ाएगी, और उसने बढ़ाया भी था। तो बोलता है कि शायद जिम उसके लिए परफेक्ट था, हील भी कर रहा है उसके अब्यूज को, और उसके सेल्फ लव के भी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, उसको मौका दे रहा है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर रॉबर्ट कहता है कि उन रीडर्स को आप क्या बोलेंगी सारा, जो ऐसे ही आपके समान ही ऐसे रिश्ते में है, पर वो अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और इस रिश्ते को कायम भी रखना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलोगी। तो सारा बोलती है कि यही बोलूंगी कि अपने पार्टनर को बिल्कुल भी ब्लेम मत करो, और क्योंकि जब हम ब्लेम करते हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे भीतर चल रहा है। तो अपने अंदर को देखो, अपने आप से बहुत प्यार करो और प्यार करने का समय निकालो, अपने से अच्छा ट्रीट करो। जब अपने से हम बहुत अच्छी ट्रीट करेंगे, अपने को रिस्पेक्ट करेंगे, तो सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही ट्रीट करेगा। ये मिरर है, रिफ्लेक्शन है। और इस रिश्ते को के कोई बड़े बिगर पिक्चर के रूप में देखो। जो शादी के रूल्स बनाए गए हैं समाज में, वो जरूरी नहीं है कि उसको वैसा ही हमारी शादी को हम निभाएं। शादी सिर्फ एक व्हीकल है, बाकी सोल को अपने अपने को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। और बोलती है कि मुझे कम से कम ये तो महसूस हुआ कि चलो कम से कम हम शारीरिक रूप से संबंधित नहीं है, परंतु फिर भी हम बहुत ही प्रेम पूर्ण एक दूसरे को समझकर एक साथ यात्रा तो कर रहे हैं। और बोले कभी कभी तो मैं जिम की सोल से बात भी करती हूँ और उसको कहती हूँ कि मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि मैं तुमको कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ मैं बहुत ओपन और ऑनेस्ट बनना चाहती हूँ। और ये सब जब चीजें मैं अपने जिम की सोल से बात करती हूँ तो मेरे को बहुत मदद करता है अपने ग्रोथ के लिए। और कहती है कि जो भी ऐसे लोग रिश्ते में हैं ऐसे, इस रिश्ते की ब्यूटी को देखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि यदि उनको ये अनुभव हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने माइंड और अपने हार्ट को ओपन करना है और देखना है कि कम से कम हम इस रिश्ते में सुरक्षित तो हैं, सेफ्टी तो है। और इस रिश्ते की जो में होना एक ब्लेसिंग है, कोई भी रिश्ते में होना एक ब्लेसिंग होती है, तो उसको देख के समझना चाहिए। अब रॉबर्ट इतना तो उससे बात कर चुका है सारा से, अब उसको बिटवीन लाइफ सोल रिग्रेशन के लिए ले जाता है। यहाँ पे पुनर्जन्म में लेके जाया जाता है ताकि उन कारणों का पता लगाया जाए जो आत्मा ने अपने लिए
चूज किया है यहाँ पर सामना करने के लिए। तो जब इसको लेके जाते हैं सारा को पास्ट लाइफ में, तो वो पास्ट लाइफ में देखती है कि कोई सिटी के दूर पे एक जगह है, वहां पर उसके साथ एक व्यक्ति रेप कर रहा है और ये जता रहा है कि वो उसको बहुत प्यार करता है, पर वो बोल रही है मुझे उसके प्यार की महसूस नहीं हो रहा, पर वो सिर्फ मेरे साथ रेप कर रहा है और मेरा वो हस्बैंड नहीं है, मेरा वो मालिक है, मैं उसके अधीन हूं। और जब रॉबर्ट पूछता है कि अच्छा उस आदमी को तुम देखो कि इस जन्म में तुम्हारे साथ कौन है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ में बताया जाता है कि अगर पास्ट लाइफ में तुम्हारे साथ कोई वो कनेक्शन था तो इस लाइफ में भी वो कोई ना कोई भूमिका रूप में चुन के आता है। तो बोलती हाँ, वो जो रेपिस्ट था वो मेरा इस जन्म में वही भाई है जो मुझे सेक्सुअली अब्यूज करता है, स्टीव करके। तो फिर उसको रेप के सीन के बाद और आगे की यात्रा में लेके जाते हैं, क्योंकि और उसको बढ़ते हुए देखना है कि और क्या क्या है उसकी लाइफ में। तो उसी जन्म में ही वो आगे बढ़ रही हैं। 10 साल के बाद की घटना को फिर वो बताती हैं कि वो बहुत ही सुंदर हैट पहनी है, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनी है और किसी गाड़ी में बैठ रही है। और जब गाड़ी में बैठ रही है तो रोड के दूसरे किनारे पर वो जो रेपिस्ट है वो खड़ा होके देख रहा है। तो रॉबर्ट बोलता है इस समय तुम क्या फील कर रही हो? तो सारा बोलती है इस समय बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं इसलिए प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको दिखाना चाहती हूँ कि देखो कोई है जो मुझे प्यार करता है, कोई है जो मेरी कीमत जानता है, कोई है जो मेरा ख्याल रखता है। और फिर उसके बाद और आगे की सीन में उसको लेके जाते हैं कि और आगे की सीन में जाओ तो उसकी डेथ के समय का सीन दिखाया जाता है कि 70 इयर्स में वो मर रही है, उसके बगल में हस्बैंड है, बेटा है, बहू है। जो पिछले जन्म में उसका बेटा था वो इस जन्म में उसकी बहन है, जो पिछले जन्म में बहू थी वो इस जन्म में उसके बेटे की बहन की बहू बेटा है। रोल्स चेंज होते रहते हैं। तो वो सब देखती है और बताती है कि ठीक है मैं मर रही हूँ। ये 1882 की घटना थी और ऑस्ट्रिया में घट रही है और मैं मरते समय एक मेरे मन में अफसोस है। तो रॉबर्ट पूछता है कि क्या? तो बोलती है कि इस जन्म में मेरे हस्बैंड ने जो मुझे इतना प्यार दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, सेफ्टी दिया, सब कुछ दिया, मैंने उसके साथ नाइंसाफी की। क्योंकि मैं उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसको पूरा प्यार नहीं दिया जितना वो मुझे करता था और मुझसे उम्मीद करता था प्यार पाने की। मैं उसको हमेशा फिजिकली रिजेक्ट करती थी और जो वो सुख मुझे देना चाहता था वो मैं रिसीव नहीं करती थी। यहाँ पर फ्रेंड जब रेप होता रहता है तब वहां पर उसने जिक्र किया है कि सारा ने कि उस समय उसको जरा सा प्लेजर का अनुभव होता है तो उस प्लेजर को वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो डरी हुई है और बहुत कुछ नहीं जानती है इस बारे में। तो वो जो रिजेक्शन था उस एक्टेसी का, वो उसी के कारण वो अपने हस्बैंड से भी वो फिजिकली कांटेक्ट नहीं रख पाती थी। पर उसको हमेशा अफसोस होता है कि मैंने उसको हमेशा धकेला अपने हस्बैंड को और अपने पास नहीं आने दिया। तो वो कहता है रॉबर्ट कि यदि तुम अभी भी गिल्ट महसूस कर रही हो तो तुम जाओ अपने हस्बैंड के पास और जाके उसको सॉरी बोलो, टेलीपैथिकली तुम अभी भी बोल सकती हो। तो वो जाके सॉरी बोलती है और बताती है रॉबर्ट को कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं डेट करती थी, कैविन करके वो है, और उसको सॉरी बोल के आ जाती है। पास्ट लाइफ में और उसको आगे लेके जाते हैं जहां वो अपने एंसेस्टर्स लोगों से मिलती है, अपने जो उसके माता पिता हैं, उसके अंकल जिम हैं, उसकी दादी है, उन सबकी आत्माओं से भी वो मिलती है। सभी लोग उसको वेलकम करते हैं क्योंकि ये सब पास्ट लाइफ में वो एस्ट्रली जा रही है। सब उसको प्यार करते हैं, उसके मम्मी पापा उसको बहुत लाड़ करते हैं कि तुम बचपन में ऐसे ऐसे करती थी, तुम बहुत प्यारी बच्ची थी हमारी और हमको तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन में हमने बहुत एंजॉय किया, ऐसे करके सब प्यार व्यार करते रहते हैं। तो सारा पूछती है कि मुझे तो ये पास्ट लाइफ दिखाई गई रेप की, फिर मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे बहू सबकी, तो इसका क्या क्यों दिखाया गया मुझे? तो उसकी जो फैमिली है, अभी मैं सिर्फ फैमिली बोलूंगी, अलग अलग नहीं बोलूंगी ग्रैंड मदर ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, ऐसा नहीं, सिर्फ फैमिली ने। तो फैमिली बताती है कि जो तुम्हारी ये हमने पास्ट लाइफ दिखाई है उसका पूरा प्रभाव तुम्हारे इस जीवन पर पड़ा है।
जब रेप हुआ था तब तुमने अपने खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, ठीक है। अब वो तुम्हारा भाई बन के इस जन्म में पैदा हुआ, तुम्हारे भाई ने जब तुम्हारे साथ अब्यूज किया तब भी तुमने आवाज नहीं उठाई, और और अपनी, बोलते ना, अपने अपने प्रकाश को दबा के रख लिया। तो ये हमारा हक है कि हम अपने लिए आवाज उठाएं। तो वहां पर भी तुमने गलत किया। तो रॉबर्ट पूछता है कि ठीक है मैं समझ गया, परंतु जो रेपिस्ट था उसको तुमने भाई बनने के लिए क्यों मंजूरी दे दी? फैमिली से पूछो, अपने फैमिली वाले लोगों से, कि क्यों मंजूरी दे दी थी तुमने। तो फैमिली बताती है कि प्यार और सेवा के लिए उस रेपिस्ट की सोल को उसने इस बार भाई बनने के लिए मौका दिया। हम कई बार किसी सोल को जो हमारे साथ कितना भी नेगेटिव रोल करे, हम उसकी सेवा के लिए, ठीक है तुम अपने ग्रोथ करना चाहते हो तो तुम कर लो। तो सारा ने अपने भाई के रूप में क्यों किया? कि क्योंकि उसका भाई ने उसको कहा कि रेपिस्ट ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई बन के आऊंगा, मैं तुमसे बहुत अट्रैक्ट फील होऊंगा, पर मैं अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करूंगा, अपनी उत्तेजनाओं को कंट्रोल करूंगा, और ये मेरी ग्रोथ रहेगी। तो उसने, सारा ने उसको परमिशन दे दी, जबकि जानती थी सारा कि वहां पर भी वो फेल हो सकता है। इंसिस्ट की संभावना कई बार रहती है, पर उसके बावजूद भी आत्मा उस प्लान को चुनना पसंद कर लेती है। तो हेल्प करने के लिए ऐसे कई बार रिस्क लेती भी है। फिर पिछले जन्म में जो उसने हस्बैंड के साथ फिजिकल कांटेक्ट ज्यादा नहीं रखा था, उसका गिल्ट के कारण भी उसको दिखाए, और ब्रदर के साथ भी जो उसका गिल्ट था कि अपने ब्रदर को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए मैंने ही अट्रैक्ट किया, ये सब गिल्ट के कारण ही तुमको ये पास्ट लाइफ सारा दिखाई गई है। और इसी के कारण तुम इस जन्म में जिम के साथ फिजिकल इंटीमेसी के कारण अपने को रोक रही थी। और इस समय जब वो अपने सारी फैमिली लोगों की सोल से बात करते रहती है, तब जिम की भी सोल वहां पर आती है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आए हुए हैं तो हमारी पूरी सोल हमारे साथ नहीं आती। जैसे नीता यहाँ पर है, नीता के सोल का कुछ पार्ट नीता के पास है, परंतु जो मेन सोल है हमारी, जो हमारा मैक्सिमम पार्ट है, वो हमारा स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है। उस सोल के पास, जो जिसको हम हायर सेल्फ बोले, ओवर सेल्फ बोले, उसके पास मेरे पूरे पिछले जन्मों का वही खाता है। मतलब वो सोल ही है ना जो अलग अलग पर्सनालिटी अलग अलग जन्मों में भेज रही है। इस जन्म में नीता को भेज रही है, तो मेरे पास अपनी खुद का नॉलेज है, पर उस सोल के पास सारी चीजों का नॉलेज है, क्योंकि प्री बर्थ प्लानिंग के समय सोल ही हमारा प्लान डिजाइन करती है। आपको जैसे बताया था प्लान ए, फिर हम अपने पर्सनालिटी से जुड़ के प्लान बी, सी, डी, ई सब जगह चले जाते हैं। तो वहां पे जिम की सोल आती है, और जिम की सोल उसके साथ कम्युनिकेट करती है, बोलती है कि हाँ जिम और सारा, तुम दोनों ने इसलिए इसको प्लान किया ताकि तुम लोग सेक्स और लव को इंटीग्रेट कर सको। दोनों बहुत रिजेक्शन से डरते थे, और जिम को इस जन्म में समझना था, एक पर्सनालिटी के रूप में जिम को समझना था कि लस्ट क्या है, फिर उसके बाद सेक्सुअल लव क्या है, क्योंकि लस्ट बिना प्यार के सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक संबंध है। पर जब हम सेक्सुअल लव बोलते तो वहां पर प्यार भी है और हस्बैंड वाइफ के बीच में संबंध भी है। फिर उसके बाद एक आता है शुद्ध लव, जहां पे कोई लस्ट नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, सिर्फ प्योर लव। तो जिम को समझना था लस्ट, फिर सेक्सुअल लव, और क्लियर, पूरी क्लैरिटी के साथ प्योर लव हो। और दोनों की पास्ट लाइफ की जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे ऑपोजिट जेंडर से प्यार नहीं कर सकते थे, मतलब प्यार लेने में विश्वास नहीं कर पाते थे। दोनों ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा रिजिड थे, कड़क थे, और दोनों एक ऑपोजिट जेंडर को मैनिपुलेट करते थे। यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइफ को बताया गया, वो उनकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो इस समय आपको ये जानने की जरूरत थी कि पहले तो आप लोग अपनी सेक्सुअलिटी को पूरा एक्सप्रेस कर दो, उसके बाद लव को इतना इंटीग्रेट कर लो कि आपको महसूस हो जाए कि सिर्फ प्यार के साथ, डीप लव के साथ मैरिज को भी आगे चला सकते हैं। ये आपका पर्पस था। तो रॉबर्ट पूछता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया, परंतु अब जो इन्होंने पाठ पढ़ लिए हैं वो कंप्लीट हो गया है क्या, कि और भी कुछ सीखना बाकी है जिम और सारा को?
तो जिम की सोल उसको बताती है कि अभी एक दूसरे के प्रति तो बहुत ही ईमानदार हैं, पर अभी और इनको ईमानदार बनना है और एक दूसरे के साथ ओपन होना है। जितना हो सकते थे उतना ओपन नहीं है। और फिर रॉबर्ट पूछता है कि फिर अगर उसको दोनों को अपनी लाइफ में कंप्लीट ओपननेस, मतलब एक पूरी तरीके से खोलना है एक दूसरे अपने आप को और ट्रस्ट बढ़ाना है, तो उनके लिए जिम और सारा की सोल को आप क्या एडवाइस देंगे? ये सभी के लिए है, वो अभी जो पूछ रहा है आप ध्यान से सुनिएगा, तो ये सभी के लिए है। तो जिम की सोल उसको एडवाइस देती है कि हमेशा रिश्ते में अपनी सीमाओं को धीरे धीरे हटाते जाना है और ओपन होते जाना है। यदि आपको डर लगता है तो आप प्रेम की तरफ बढ़ो। प्रेम और डर दोनों ऑपोजिट हैं। जब हम प्रेम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा डर कम होते जाएगा। और भी था, अभी मैं छोड़ देती हूँ। बहुत अच्छा है ये पैरा। और रिलेशनशिप में आप जब एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो आप प्यार से व्यवहार कर रहे हैं कि डर से व्यवहार कर रहे हैं। शादी में कोई नियम नहीं है कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, सिर्फ प्यार होना चाहिए। प्यार ही तुम्हारा मार्गदर्शक बने, वही तुम्हारा गाइड बने। और यदि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में अभाव है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल इंटीमेसी का अभाव है, तो अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, अपने स्पाउस के लिए बहुत ही लविंग थॉट्स को याद दिलाएं। मैं उसमें एक और सेंटेंस जोड़ देती हूँ, म्यूजिक के द्वारा याद दिलाएं। जब भी आप बहुत लविंग वाला कोई लव सॉन्ग सुनते हैं और फील करते हैं अपने हस्बैंड के प्रति प्यार को, तो ओवरफ्लो होता है। तो म्यूजिक के साथ भी लविंग थॉट्स को याद दिलाएं। अपने आप को प्रशिक्षित करते रहें, ट्रेन करते रहें। जब भी आपको लगे कि कमी है आपके लाइफ में, तो फिर से बस लविंग थॉट्स ही आप लाते रहें, तो इससे प्यार भी बढ़ेगा और आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो प्लान के समय जो ये ट्रस्ट की बात बता रहे हैं, तो जिम की सोल बताती है कि प्लान के समय जिम को अच्छे से मालूम था कि मैं जो उसके साथ ऐसा रिश्ता निभाऊंगा जहां पे हम लोग बिल्कुल भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं रहेंगे, पर फिर भी सारा मेरे को नहीं छोड़ के जाएगी और हमेशा मेरे को प्रायोरिटी में रखेगी, मेरे को अच्छे से मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगी। और इन दोनों को जब 30s में इन लोग आपस में मिले थे, तो इसके पहले इन लोगों को कई लोगों से और मिलकर नए नए खूब सारे लेसन सीख कर आना था। अगर इन लोग 20s में मिल जाते या अपने टीनेज में मिल जाते तो दोनों स्प्लिट हो सकते थे। पहले उन्होंने काफी काम किया अपने सोल की ग्रोथ के लिए, फिर दोनों जने आए, तभी वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और अब इसके बाद अब इनको अल्टीमेट लेसन सीखना है। तो इनका आखिरी सबक क्या है इनका? तो अल्टीमेट लेसन है कि खुद को इतना प्यार करना कि अपनी वैल्यू को महसूस कर सके, ताकि एक दूसरे के रिएक्शन से नहीं डरे। सारा बोलती है करके कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, क्योंकि मैं जब भी अपने को प्यार नहीं करती थी, जब मैं अपने आप को प्यार नहीं करती थी, तो तभी मैं नाराज और हर्ट महसूस करती थी। और जब मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया तो मुझे परवाह नहीं रहती थी कि जिम मेरे लिए परवाह कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हर्ट होना मेरी खुद की चॉइस थी। तो वही वो कहना चाह रही है कि अपनी वैल्यू, अपने सेल्फ लव को बढ़ाना चाहिए, और उसने इसको किया था। रॉबर्ट पूछता है कि अब और उनको क्या सीखना है। ये तो सीख लिए कि भाई हमको बता दिया आपने कि लव और सेक्स को इंटीग्रेट करना है, और इनको क्या सीखना है। तब बताते हैं कि उनको फुल रेंज में जो प्यार में छुपा हुआ रोना रहता है, हंसी रहती है, गहराई रहती है, इनर ब्यूटी रहती है, और जो क्रिएशन पावर है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ये सब उनको सीखना है। यही तो प्यार है। प्यार में रोते भी हैं, प्यार में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं। सब चीजें जो है, सब हमारे सब चीजों को एक्सप्रेस करना इनको सीखना है। और इसके द्वारा वे एक दूसरे की हीलिंग में भी साथ देंगे। और जब ये दोनों जने सोल्स रहती हैं, जब भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जब रहती हैं,
तो जो प्यार करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं और भी इमोशनली भी, तब वो कपल सोल से क्रिएटिव पावर को अपनी बॉडी में लाता है। आगे और देखेंगे कि उसको खींचने का काम करती है। हमारी जो सोर्स है, जो हमारी क्रिएटिव पावर है, जो हमारे सोल में एम्बेडेड है, उसको हम खींचते हैं और दुनिया में हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अभी मैं राइटिंग में कर रही हूँ, कोई पेंटिंग में करता है, कोई सिंगिंग में करता है, वो उस एनर्जी को खींचना है। लाइफ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फ्रेंड, सभी लोग जानते हैं, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आप जितना अपना अटेंशन प्यार की तरफ रखते जाएंगे, तो जो कॉम्बिनेशन है अटेंशन, फोकस और लव का एक साथ रहेगा, तो वो सभी लोगों को ब्लेस भी करता है, अपलिफ्ट भी करता है। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं इतने सारे मैसेज लव के क्यों भेजती हूँ, क्योंकि पूरा अटेंशन हमारा सिर्फ प्यार की तरफ रहना चाहिए। जितना हम प्यार की तरफ जाएंगे उतना हम डर से दूर होते जाएंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन बताया है इन्होंने लव और फोकस का, वो अपलिफ्ट करता है और उस समय हम उस गॉड की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। और सारा और जिम भी यही कर रहे हैं, अपने पुराने प्यार का जो पावर है, जो लव की जो पावर है, पहले उनको याद थी, फिर इस जन्म में आए, एमनेशिया में भूल गए, फिर अब इस रिलेशनशिप के द्वारा फिर उस पावर को याद कर रहे हैं, ताकि वो अपने लाइफ को एक्सप्रेस कर सकें और हील हो सके। रॉबर्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी ऐसे रिलेशनशिप हो, वहां पर दूसरे अपने पार्टनर को कैसे कंफर्ट करना क्यों आवश्यक हो जाता है। जो भी आपके अंदर ग्रजेस होंगे उन सबको हटा के दूसरे पार्टनर को जो संतुष्ट नहीं है इस रिलेशनशिप से, उसके लिए ये जरूरी है कि वो सामने वाले पार्टनर को कंफर्ट महसूस कराए। तो वो फैमिली की सोल कहती है करके कि अपने ऊपर विश्वास रखे और अपने पार्टनर को अपनी ब्यूटी, अपनी अच्छाई, अपनी जितने भी गुण है उसको रिफ्लेक्ट करके बताए, और ये जान ले कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपनी जितनी भी प्यार की जो क्रिएटिव पावर है उसको अपने आर्म्स में लाए और उस आर्म्स के द्वारा अपने उस पार्टनर को हग करे। ये हग पार्टनर को कंफर्ट भी कराएगा, उसको हील करने में मदद भी करेगा। फिर रॉबर्ट पूछता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप में सेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बहुत अच्छा आंसर है फ्रेंड, जो स्पिरिचुअल वैल्यू को बता रहा है, जिसको टैबू के रूप में हमको नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल इसकी वैल्यू के रूप में दिखना चाहिए। तो जो सेक्स होता है उसका जो प्राइमरी रोल है वो ये है कि आप एक सोल हैं और आप अपने जो क्रिएशन है उसके अनुभव को आप शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ। जो मानव प्रेम है वो ऑल देयर इज का एक छोटा सा हिस्सा है। ऑल देयर इज मतलब जो भी कुछ है इस संसार में, जो कुछ भी है वो वही है, प्यार है। तो जब आप शरीर में होते हैं तो आपको उस क्रिएटिव सोर्स को छूना चाहते हैं, उस ईश्वर को आप छूना चाहते हैं, उस क्रिएटिव सोर्स को, जो कि क्या है, प्यार है। ईश्वर प्यार है, तो उसको हम टच करना चाहते हैं। तो फिजिकल लाइफ में जब दो सोल्स एक दूसरे के साथ सेक्सुअली संबंधित होते हैं तो उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जब वो क्रिएशन को, अपने स्रोत को टच करते हैं। तो सेक्स का जो पर्पस है वो हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ है, कि अपने प्यार को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना और उस क्रिएटिव सोर्स को टच करना। ओशो ने उसके ऊपर पूरा आप सुन सकते हैं सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस में, इसके ऊपर विस्तृत रूप से। तो सेक्स का जो पर्पस है वो है प्यार को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना और क्रिएटिव सोर्स को टच करना। जब आप अपने सेक्सुअल सेल्फ को स्वीकार करते हो और करीब आते हो, तब आप अपनी आत्मा के संपर्क में होते हो। और आत्मा क्या है? प्रेम है। पर दुनिया हमारी भौतिक है, इसीलिए शारीरिक प्रेम हमारे इस शरीर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, जबकि ये सोल का एक्सप्रेशन है। ये शरीर के रूप में हम व्यक्त करते जरूर है, पर ये सोल का एक्सप्रेशन है।
और फिर ये जब सब चीजें हो जाती हैं तो सारा अपने सारे एंसेस्टर्स सोल्स को ग्रेटिट्यूड देती है और उनको विदा करती है और रॉबर्ट को बताती है कि मैं काफी कुछ जानती थी, अब समझ रही थी इस रिश्ते के द्वारा, पर अभी मुझे जो ये विजडम मिला है वो मेरे को और खुश कर रहा है और मुझे अब और आराम दे रहा है करके, कि ऐसा नहीं है कि जिम मेरा ख्याल नहीं रखता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम के साथ साथ जो मेरी स्पिरिट वर्ल्ड में जो मेरी बिलवेड लोग हैं, मेरे प्रिय लोग हैं, वो भी मेरा ख्याल रख रही हैं और मुझे हेल्प करती हैं। अब इसके बाद सारा का सेशन कराया जाता है पामेला के साथ। पामेला एक चैनल है, एक मीडियम है जो जेशुआ की आत्मा को एंड जो एनलाइटन मास्टर्स हैं, यीशु मसीह के एनलाइटन रूप को जेशुआ कहा जाता है। तो पामेला मीडियम है, जेशुआ की आत्मा के साथ चैनलिंग करके बताती हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड और दूसरी पास्ट लाइफ पूरी देख के हमारे चीजों को बताता है। अब यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन रहेंगे, परंतु आंसर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। वो सिर्फ हम रॉबर्ट इसलिए करता है ताकि वैलिडेशन हो जाए कि वाकई जो सोल फैमिली ने बोला उसी से ही वैलिडेशन। आंसर थोड़े से डिफरेंट रहेंगे पर क्वेश्चन सेम रहेंगे और वैलिडेशन होता जाएगा। तो वहां पे भी रॉबर्ट पूछता है कि इन लोगों ने दोनों ने क्यों इतना लेस एक्टिविटी प्लान को क्यों चुना। तो पामेला बोलती है कि सारा तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, तुम्हारे अंदर बहुत लाइट है, हार्ट तुम्हारा बिल्कुल प्यार से भरा हुआ है, पर तुम्हारी बहुत ही गंदी आदत है कि तुम दूसरों का बहुत ख्याल रखती हो। इतना ख्याल रखती हो कि अपनी लाइट देना चाहती हो और अपने डिजायर्स और नीड्स को हमेशा इग्नोर कर लेती हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी नीड्स और डिजायर्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी इंपॉर्टेंट हो। तो उन्होंने कहा कि अपनी इच्छाओं को तुम मार देती हो। तो क्या कर रहे हो इस समय? अभी तुम जिम की एनर्जी के साथ इतनी इंटेंगल हो गई हो कि उसके कारण तुम इतना प्यार कर रही हो, उसके साथ इतना करुणा रख रही हो, इतना ख्याल रख रही हो कि अपने को भूल जा रही हो। और कभी कभी दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए बर्डन बन जाता है, आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो सारा बोलती है कि हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि मैं अपनी इच्छाओं को मार देती थी, अब जो कहना चाहती थी जिम से वो मैं नहीं कह सकती थी, पर मैं लड़ाई नहीं चाहती हूँ अपने हस्बैंड से, तो अच्छा है कि मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ दूं या कुछ भी नहीं बोलूं, क्योंकि मैं उसको प्यार करती हूँ। तो पामेला बोलती है तुम ये प्यार के कारण नहीं कर रही हो, ये मत सोचना। ये औरतें हमेशा हम मास्किंग करते हैं ना कि अरे हम प्यार करते हैं तो क्यों लड़ाई करना, इसलिए मैं बता रही वाली पॉइंट। क्यों बोलती है कि तुम प्यार के कारण उसके अधीन नहीं हो रही हो, सब में से तुम इसलिए नहीं हो कि प्यार करती हो, तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमको अकेलेपन होने से डर लगता है। ये हर औरत का किस्सा है ना, इसलिए अकेले होने के डर के मारे तुम अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जहां गुस्सा आ रहा है वहां गुस्सा नहीं कर रही हो, जहां रोना आता है वहां रोना नहीं आ रही, रोते नहीं हो, जहां उसको कुछ फेंक के मारने का मन हो रहा है तो फेंक के नहीं मारे, मतलब एक एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। तो बोलती है कि तुम अपने को पूरा सेल्फ नहीं दिखा रही, तुम अपनी लाइट मतलब अपनी जो क्रिएटिव पावर है और जो तुम्हारे अंदर मस्कुलिन एनर्जी है उसको भी एम्ब्रेस नहीं कर रही हो। हर औरत के अंदर मस्कुलिन एनर्जी भी है, जो जिसको हम स्ट्रेंथ बोले, मैनिफेस्टेशन बोले, स्टेबिलिटी बोले, सुरक्षा बोले, जो भी नाम दें, उसको तुम एम्ब्रेस नहीं कर रही। तो बोलती है अच्छा ठीक है, अब मैं कैसे एम्ब्रेस करूं अपनी इस चीजों को। तब पामेला बहुत अच्छी चीज बोलती है जिसके लिए मैं आप लोग को चर्चा कर रही थी, कि जो हमारी सामूहिक स्त्रीण चेतना है, मतलब फेमिनिन कॉन्शियसनेस कलेक्टिवली हम लोगों में एक धारणा बन जाती है हर औरत में पैदा होते साथ ही, और जैसे अपब्रिंगिंग होती है हमारी, बच्ची बड़ी होती जाती है तो उनके में एक धारणा बन जाती है कि हमको दूसरों की जरूरत को पूरा करना है, उनको सर्व करना है, उनका ख्याल रखना है, और खासकर अपने हस्बैंड के प्रति तो बिल्कुल भी मर्जी के भी करना है, ऐसा वाली हमारी धारणा बन जाती है। तो ये औरत लोग अपने अपने आप को आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी बन गई है कि सिर्फ हमको ऐसे ही रोल को करना है और एम्पैथी के साथ ही हमको रहना है। पर इस समय क्या होता है, जब आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, तब आप दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं और अपनी स्ट्रेंथ को रोकती हैं। जो स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मस्कुलिन एनर्जी,
जहां पे आपको अपनी आवाज उठाने का मन हो, वहां पे अगर आप चुप हो गए तो आपने अपनी मस्कुलिन एनर्जी को नीचे कर दिया, एम्ब्रेस नहीं किया। स्ट्रेंथ क्या है? अपने लिए आवाज उठाना। जहां पर अपने को एक्सप्रेस करना है वहां पे तुमने नहीं किया, किसी और को तुमने अपने ऊपर कंट्रोल करने दिया। तो ये जो हमारी धारणा बन गई है, इसके कारण ही हम अपनी मस्कुलिन एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो कहती है कि तुम भी ब्लॉक कर रही हो अपनी एनर्जी को। और मूल रूप से सेक्स इज लाइफ, ये क्रिएटिव एनर्जी है जो सिर्फ बेडरूम में फील करने के लिए नहीं है। इसका एक बड़ा और विस्तृत पहलू भी है कि कुछ नया क्रिएट करें। जब भी दो हस्बैंड वाइफ या जो भी दो पार्टनर्स मिलते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जो एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को एक्सप्लोर करने के लिए एक जानने की इच्छा होती है। इसीलिए उनके बीच में एक मैग्नेटिक पुल होता है। और ये जो मैग्नेटिक पुल है वो सिर्फ फिजिकल सेंसेशन को, मतलब सिर्फ एक सेक्स को एंजॉय करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को जानने के लिए भी है, ग्रोथ करने के लिए भी है, अपने कुछ शेडो पार्ट को हील करने के लिए भी है। सिर्फ बेडरूम में करने वाली चीज वाली नहीं है ये। तो उन्होंने कहा कि आप जब एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो एक गहरी रचनात्मक प्रक्रिया में है, एक क्रिएटिव वन के लिए आप काम कर रहे हैं। यही सेक्सुअलिटी का डीपर लेवल है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और अपने अपने पर जिम और सारा तुम दोनों को अलग अलग अपने अपने इश्यूज पे भी काम करने की जरूरत है। यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए मैं आगे बताऊंगी। तो बोले अभी तुम लोग दोनों प्यार करते हो परंतु एक दूसरे के इश्यूज पे भी काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप प्यार के कारण अपने इश्यूज पर काम नहीं करो। कुछ चीजें होती है जो हमको कंबाइनली हस्बैंड वाइफ को इश्यूज को सॉल्व करना है, पर कुछ अपने इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं जो मेरी सोल ने यहाँ पे मुझे करने के लिए भेजा है, तो वो मुझे करना है। तो जब भी रिश्ते में आपका अट्रैक्शन या इंटीमेसी कम हो जाए, समझना, जब भी आपके रिश्ते में अट्रैक्शन या इंटीमेसी कम हो जाए तो अपने डीप लेवल में जाकर पता करना। ये दो कारण है, बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छे लगे ये दोनों पॉइंट। जब भी इंटीमेसी क्यों कम हो जाती है? जब रिश्ते में एक या दोनों पार्टनर अपने शैडो पार्ट को नहीं दिखाना चाहता है। क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप में तो देखिएगा हमारे अंदर मान लीजिए कोई बुरी इच्छा भी हो रही है तो पार्टनर से हम छुपाते हैं, और गुस्सा भी आ रहा है तो छुपा रहे हैं, या और भी हमारे जो शैडो पार्ट्स हैं। अगर एक पार्टनर भी छुपाएगा या दोनों पार्टनर छुपाएंगे अपने शैडो पार्ट में, वहां पर ईमानदारी नहीं होगी, ओपननेस नहीं होगा। फिर ऐसे कपल्स कैसे करेंगे? शैडो पार्ट व्हाट मैम? शैडो पार्ट मतलब अगर मेरे मन में कोई इच्छा पैदा हुई, चाहे मेरी वो इच्छा शारीरिक हो या इमोशनल हो, पर मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि सामने वाला बोलेगा कि नीता कैसी है, ऐसी कैसी इच्छा हो रही है, और ये ऐसे इमोशनली तुम क्यों फील कर रही हो। जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो कई बार हम अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहते कि सामने वाला जज करेगा, हमको रिजेक्ट करेगा। हमारे में एक फियर रहता है, हम सामने में अच्छा अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, यस यस मैं खुश हूँ बिल्कुल, टिक 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 टिक। हम अपनी हर चीज को आगे चल के और मालूम चलेगा कितनी ओपननेस आपको होना चाहिए। जितने ओपन होंगे अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, उतना रिश्ता इंटीमेट होते जाएगा। थोड़ा सा 2 मिनट सब्र करना है ना। तो फिर अगर आपके रिश्ते में अपने शैडो पार्ट को छुपाने की इच्छा है तो आप ओपन नहीं रहेंगे, ओपन नहीं रहेंगे तो आप ऑनेस्ट भी नहीं रहेंगे। और फिर ऐसे कपल्स क्या करेंगे? बिल्कुल अपने हैबिट्स और पैटर्न में जिएंगे। उनके बीच में कम्युनिकेशन कम हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ एक सर्वाइव के तरीके से करेंगे। उनकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं होगा। आप बहुत सारे कपल्स को देख लोगे, हस्बैंड आएगा, खाना खाएगा, बातें करेगा, अपने बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेगा वाइफ के साथ और बैठ जाएगा। सिर्फ साथ में मूवी देखना क्वालिटी टाइम नहीं होता है फ्रेंड, कि हस्बैंड वाइफ एक ही रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं बिता रहे हैं। आप एक दूसरे को अपनी भावनाओं, अपनी थॉट्स, हमारे मन में क्या चल रहा है और हम क्या फील कर रहे हैं हमारी सिचुएशन में, वो सब चीजें एक्सप्रेस करने की जरूरत है। तो वहां पर एक लाइफ पैटर्न बन जाता है जो मोस्ट ऑफ द कपल्स में ही होता है।
मेरे खुद के रिश्तेदारों में भी है, उनके में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, हाँ इतने पैसों की जरूरत है, बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली, अच्छा अब इसकी शादी की उम्र हो गई, बस दैट्स ऑल। तो इनके में कोई नयापन नहीं रहेगा, तो वहां पे इंटीमेसी और अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो आप अगर कम हो गया तो आज से शुरू कर दो, बिल्कुल ओपन होने शुरू हो जाओ अपने स्पाउस के साथ, चाहे वो कुछ भी जज करे मत करे, हो जाओ, रिस्क लेना है, आगे बताऊंगी। फिर कई बार दो सोल्स, क्योंकि हर चीजें मुझे नहीं मालूम थी, जैसे ये जो सेकंड पॉइंट है मुझे नहीं मालूम था कि क्यों अट्रैक्शन कम हो जाता है। कई सोल्स में, कई कपल्स में मैं देखती हूँ कि बिल्कुल अट्रैक्टेड ही नहीं रहते, बिल्कुल ऐसे जैसे स्ट्रेंजर्स के समान जिंदा है, एक दूसरे के साथ एक ही बेडरूम में रह रहे हैं पर स्ट्रेंजर्स हैं उन लोग। तो आश्चर्य होता है। तो पर मैं जब दूसरा रीजन आपको बताऊंगी तब आपको मालूम चलेगा कि कभी कभी दो सोल्स पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलती हैं, जिसको पूरा करने के लिए डीपर लेवल पर एक दूसरे को एनकरेज भी करती हैं, ताकि वो सर्टेन इश्यूज पर काम कर सके। और उसके साथ जब वो इश्यूज पे काम करते रहती हैं तब उन लोग क्रिएटिव जॉय को भी फील करते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी को भी उन लोग जॉय को फील करते हैं। पर जैसे वो इश्यूज पूरे हो जाते हैं तो उनकी नेचुरल एंडिंग हो जाती है। इसका अर्थ है, जैसे फ्रेंड्स मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, चलिए मान लीजिए मैंने अपने मन से ऐसे ही बनाया है कि किसी को अपने लिए खड़े होना है फाइनेंशियली और अपने लिए आवाज उठानी है वाइफ को, वो उसका वही डायनामिक है, उसका एक यही इशू है। उसका हस्बैंड भी आया, उसको इंडिपेंडेंट बनाया, फाइनेंशियली भी, अपने लिए आवाज उठाने के लिए भी, जो भी दो तीन इश्यूज थे वो उनका मेन इशू है, जिसके लिए वो दोनों जने अट्रैक्ट होके इस सोल में आए हैं, प्लान में आए हैं, विशेष उद्देश्य है उनका स्पेसिफिक। अब जब वो लड़की, वो लेडी इंडिपेंडेंट बन गई, अपने लिए आवाज उठाने लग गई, सब कुछ हो गया, तो जो जिस इशू के लिए पार्टनर उसके साथ आया था वो इशू पूरे हो गए, तब उनके बीच में अट्रैक्शन और इंटीमेसी खत्म हो जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं नेचुरल एंडिंग। फिर उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, बस एज अ फ्रेंड उन लोग रहेंगे। हमको लगेगा इंसान के तौर पे कि ये उनकी वैवाहिक जीवन जो है, उनका जो मैरिड लाइफ है वो फेलवर है, परंतु सोल के लेवल पर अगर आप हर चीज को देखेंगे तो हर चीज ग्रोथ है। तो जेशुआ बताते हैं, सारा को बोलते हैं कि अपनी पावर को पहचानो। ये दो रीजन मैंने बताया है तुमको, और अपनी पावर को पहचानो और अपने लाइट और विजडम को शो करो। जो तुम ये शर्म के कारण और विनम्रता के कारण अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं दिखाती हो और उसको बचाने के लिए प्रोटेक्ट करते रहती हो अपने हस्बैंड को, कि ठीक है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा मैं डील कर लूंगी, ऐसे करके जब हम प्रोटेक्ट करती हो तुम अपने हस्बैंड को, तो तुम अपने अपने साथ ईमानदारी से नहीं रह रही हो, और ये आगे चल के और ये तुम्हारे साथ तुमको फ्रस्ट्रेट भी करता है। फिर यहाँ पर एक पास्ट लाइफ दिखाते हैं कि पामेला उसको दिखाती है सारा को, एक जन्म आपने देख लिया रेपिस्ट वाला जो था, अब एक जन्म और उसको दिखाया जाता है जहां पर जिम सारा का फादर था। सारा उस जन्म में भी उसके पास बहुत ज्ञान था, बहुत लाइट थी, बहुत विजडम था, और उसके पापा बहुत कंट्रोलिंग थे, बहुत प्यार करते थे उसको, बहुत ज्यादा उसको ओवर प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो वो कभी कभी बोलते ना, पापा बेटी का रिश्ता भी बर्डन हो जाता है जब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज्यादा प्यार करते रहते हैं। और उस समय उसको लगता था कि मैं एकदम कैद खाने में हूं। तो जब वो बड़ी होती है तो वो अपने पापा से अलग होके रहने लग जाती है, और एक उसकी लाइफ में एक आदमी आता है, उसके साथ वो रहती है। इस समय भी उसके पापा बहुत जेलस फील करते रहते हैं और बहुत क्रिटिकल रहते हैं कि तुम गलत कर रही हो, मुझे बुढ़ापे में छोड़ के चली गई है, ऐसा वैसा करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो वो अंदर से दो भागों में बच जाती है। उसको हमेशा एक गिल्ट होता है कि मैंने अपने शायद पापा के साथ वफादारी नहीं करी, मुझे वो छोड़ के नहीं जाना था। उस समय जब उसके पास लाइट और विजडम था, उस समय उसको एक हायर एनर्जी गाइडेंस के द्वारा उसको एक बुक लिखना था। वो चाहती थी कि वो बुक लिखे और पूरी सोसाइटी में अवेयरनेस लाए। और उस समय भी उसके पापा उसको काफी ट्रबल करते रहते हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं, उसको बुक नहीं लिखने देते हैं, क्योंकि
उसके घर में आके उसको तंग करते थे, उसको इमोशनली टॉर्चर करते थे, तो वो बुक नहीं लिख पाती। वो एक मिक्स्ड इमोशन के साथ उस लाइफ को एंड करती है, क्योंकि वो प्यार करती थी, वो शांति बना के रखना चाहती थी, जबकि उसके पापा तो उसको पूरे टाइम ब्लेम कर रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। तो जिम पिछले जन्म में वो कंट्रोलिंग फादर था जिसने सारा को सेल्फ एक्सप्रेस करने के लिए नहीं दिया था। अब सारा बोलती है कि बिल्कुल जैसे वो पिछले जन्म में मेरे जो फादर थे और कंट्रोल करते थे, बिल्कुल जिम अभी ऐसे ही करता है। मुझे छोटी छोटी बातों पे टोकता कि तुम ये नहीं कर सकती, तुमको सफल बनने के लिए करना है, तुमको ऐसे व्यवहार करना है, तुमको ऐसे करना है। तो पामेला बोलती है कि बिल्कुल वो जानता है कि तुम कैपेबल हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, वो जानता है, पर वो तुमको नहीं जानने देना चाहता है। मतलब उसको ये डर है कि अगर तुम जान जाओगी अपनी पावर को तो तुम उसको छोड़ के चले जाओगी, फिर जिम का क्या होगा। इसीलिए वो टोक टोक के तुमको, डांट डांट के तुमको, डोमिनेट कर करके तुमको ये आभास दिलाना चाह रहा है कि तुम कैपेबल नहीं हो, जबकि वो भी जानता है कि तुम कैपेबल हो। तो ये जो पिछले जन्म की जो थी ना डर की एनर्जी, दोनों की अपने साथ आई थी। सारा के पास क्या थी कि मैं अकेली न रह जाऊं, अभी इस जन्म में है कि कहीं जिम मेरे को ना छोड़ दे, और जिम को लगता कहीं सारा ना मुझे छोड़ के चले जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर पिछले जन्म में अपने पापा के खिलाफ वो आवाज उठा लेती, बहुत ध्यान से समझना, अगर अपने पापा के खिलाफ आवाज उठा लेती, बुक लिख के अपने को एक्सप्रेस करती और कोई गिल्ट नहीं पालती कि मैंने अपने पापा को छोड़ के कोई गलती नहीं करी, वो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मैंने छोड़ दिया, कोई गिल्ट नहीं, और एक्सप्रेस कर लेती, तो इस जन्म में वो जिम को पार्टनर नहीं बनाती। मेरे कहने का अर्थ है कि जब, देखिए पहले जब जिम उसकी शादी करके उसके साथ रही तो पहले तो वो बहुत ही लविंग रिलेशनशिप में रही थोड़े टाइम तक के, पर फिर वो अपने पुराने पैटर्न को ही ले गई। पुराने पैटर्न मतलब उसके अधीन हो जाना, सबमिसिव हो जाना। बिल्कुल ठीक है, जिम चिल्ला रहा है तो नहीं, लड़ाई नहीं करनी, अपनी इच्छाओं को मार दो, अपने आप को एक्सप्रेस मत करो। वो पुराना पैटर्न फिर सारा दोहरा रही है, वो सभी आत्माएं करती हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूं। अगर आपने अभी आवाज नहीं उठाई अपने ऊपर के दबाव की, तो फिर आपको अगले जन्म में उस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी इशू को रिजॉल्व करे बगैर इस दुनिया से चले गए, तो सारा ने वो पुराना पैटर्न फिर से लाया और अभी भी उसको बोल रहे हैं कि आप फेस करो। और अभी अपने हस्बैंड से बिल्कुल डरना नहीं है, और अभी जो तुम्हारा लेसन है वो तुम्हारे खुद के हैं, और इस बार तुमको लेसन को समझ के कई लोगों से सामना करना था। ऐसे लोगों से सामना करना था जो पारंपरिक हैं, जो बहुत ही रूढ़िवादी, जो आप बोलेंगी उससे लोग डर जाएंगे और विरोध भी करेंगे। और यही तुम्हारी सोच चाहती है, ताकि पूरी कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जी को, जो सबमिसिवनेस में है, मतलब सामूहिक स्त्री विनम्रता से मुक्त कराना चाहती है तुम्हारी। क्योंकि सोल, हम अपने लिए तो इश्यूज लाते हैं कि हम हील हों, पर हम उसके साथ साथ इस पूरे यूनिवर्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी हील करते हैं, उसको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर आज हमारा एम्पावरमेंट मंथ चल रहा है पूरे ज्ञान भारत में, तो हम उस फेमिनिन कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जी को भी हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। एक एक औरत अपनी अपनी भूमिका निभाती है, चाहे आप जाने या ना जाने। तो बोलती है कि तुम्हारा ये सोल पर्पस है, और तुमको बहुत लोगों से मिलके अपने इस अवेयरनेस को, अपने लाइट को फैलाना है, और तुमको काम करना है इस कलेक्टिव के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए। तो सारा बोलती है कि हाँ, मैं और जिम दोनों एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट पे और जेंडर अंडरस्टैंडिंग पर। देखिए, उन लोग शुरू भी कर चुके हैं। हम लोगों को, हाँ, मेल और फीमेल को टीच करते हैं कि जेंडर अंडरस्टैंडिंग मतलब अपनी फेमिनिटी, अपनी मस्कुलिन एनर्जी को कैसे इंटीग्रेट करें, वो सब कुछ हम सिखाते हैं। पर मैं बहुत संभल कर बोलती हूँ, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं मैं जेंट्स के खिलाफ ज्यादा बोल दूंगी तो जिम को बुरा लग जाएगा। तो जेशुआ उसी समय आके चिल्लाते हैं, पामेला के थ्रू जेशुआ उसको चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं हो, इसीलिए वो तुमको चिल्ला रहा है, आलोचना कर रहा है या दबा रहा है।
अभी भी अगर तुम अपने को पावर को नहीं लोगी, तुम पहले अपनी पावर को लो और देखो कि क्या होता है। रिलेशनशिप में क्या होगा तुम कंट्रोल नहीं कर सकती, पर तुम्हारा अभी सोल का मिशन यही है कि एम्ब्रेस द पावर, एम्ब्रेस योर लाइट, इंस्पिरेशन, जो भी तुम्हारा है उसको लो और एक्सप्रेस करो। पामेला पूछती है सारा से कि जब तुमको आर्ग्यूमेंट करता है जिम, तुमसे बहुत बहस बहस करता है, तो तुमको गुस्सा नहीं आता है? बोलती बहुत गुस्सा आता है। सारा बोलती मेरे को बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं डर जाती हूँ क्योंकि मेरे को जिम बार बार चिल्लाता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे लड़ाई झगड़े वाली शादी में नहीं रहना चाहता। क्योंकि सारा बताती है कि जिम की अपब्रिंगिंग ऐसे ही पेरेंट्स के साथ हुई है जो सारा दिन लड़ते थे, इसीलिए वो मेरे से चिढ़ाते रहता है पूरे समय। और मैं जानती हूँ कि वो मेरे को छोड़ेगा नहीं, पर चिड़चिड़ा रहा है, पर मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उसके साथ बहस करूं, उसके साथ लड़ूं, मैं चुप हो जाती हूँ। अब यहाँ पर यीशु उसको बहुत ही साफ शब्दों में बोलता है कि जस्ट बी एंग्री। जहां पे भी गुस्सा आता है वहां पर आपको गुस्सा होना है। ज्यादातर औरतें क्या करती हैं, जहां पे गुस्सा आता है ना वहां पे अपने गुस्से को दबा लेती हैं, क्योंकि वही अकेलापन हमको होने से डर लगता है। और अकेलापन हमको डर लगता है। अकेले होने से क्यों डरती हैं औरतें? सिर्फ फाइनेंशियली और उसके लिए नहीं, इसीलिए डरती हैं क्योंकि हम अपनी ट्रू सेल्फ, अपने पावर को, अपनी सोल को, अपनी इंस्पिरेशन को, अपनी इंट्यूशन के साथ नहीं जुड़ी, हम अपने आप के साथ ही नहीं जुड़ी हैं। हमारे अंदर मस्कुलिन एनर्जी भी है, जब तक कि वो इंटीग्रेट नहीं होएगी, हम अपने ट्रू सेल्फ से नहीं जुड़ेंगे, तब तक के हम सामने वाले पे डिपेंडेंट रहेंगे कि वो मेरे को कंप्लीट करेगा, मेरे रिश्ते को कंप्लीट करेगा, मैं अकेले ना हो जाऊं। जबकि कंप्लीट हम हैं। रिश्ते तो सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए हैं, कंप्लीट तो हम हैं। हमारी स्ट्रेंथ और हमारी मस्कुलिन एनर्जी को हम वो हमारे हस्बैंड रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम उसको कल्टीवेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए औरतें जो चुप हो जाती है ना, अपने गुस्से को दबा लेती हैं, तो आप उस समय ना अपनी परिस्थिति के लिए ईमानदार हो, ना अपने लिए। ऑथेंटिक बनने के लिए प्रदीप सर ने कितना बोला है कि जो सोचते हो वही बोलो, जो बोलते हो वही करो, ऑथेंटिक बनो। अपने आप से तो ऑथेंटिक बन जाओ, तब तो रिलेशनशिप में आप ऑथेंटिक रहोगे। जो अपने से जुड़ा नहीं रहता उसको ही अकेलेपन का डर लगता है। और यीशु कितना अच्छा सेंटेंस बोलता है कि बेहतर है कि आप अकेले हो जाओ इस रिश्ते में जहां पे तुम खुद को कंप्लीट नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हो। वो अकेले होने से भी बदतर रिश्ता है तुम्हारा। फिर हंसकर सारा बोलती है कि हाँ हाँ, मैं तो अपने क्लास में ना एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी कराती हूँ, जिसको मैं करेज फाइंडर बोलती हूँ, एक्सरसाइज भी कराती हूँ। तब यीशु बोलता है कि यहाँ पर हमको एक और चीज समझने की जरूरत है, मेल डोमिनेंस इशू। कई प्राचीन सदियों से ही हम औरतों को बताया जाता है कि तुम असहाय हो, है ना, ताकि वो मदर और वाइफ की भूमिका को अच्छे से निभा पाए। पावरफुल बना देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना इस रोल को निभाने में। तो पहले से ही हमारे मन में ये सदियों से धारणा बनाते जा रहे हैं कि तुम असहाय हो, तुम तभी कंप्लीट होगी जब रिश्ते में रहोगी। और अपने को पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता था महिलाओं को। और जैसे हम लोग को ये बताया गया, धारणा बनाई गई, वैसे ही मैन के साथ भी उतना ही अत्याचार हुआ है। उनको सिर्फ एक ही रोल में फिट कर दिया गया कि तुमको काम करना है, तुमको कमाना है, तुमको युद्ध में जाना है, तुमको जो दो और भी दो तीन काम है उनके लिए ही बिल्कुल एक रोल का एक पैटर्न बना दिया गया कि यहाँ पे फीमेल सिर्फ घर का ख्याल रखेगी, बीवी बच्चों का, और यहाँ पे उसको कमाने का। तो ऐसे रोल्स जो अगर मान लीजिए मैन को दिए हैं, उसके कारण उसकी सोल नर्चर नहीं होती है, मतलब वो पोषित नहीं होती है। देखिए उसके अंदर भी दिल है, मर्द के अंदर भी, वो रोना भी चाहता है, तो ये बताया जाता है कि रोना नहीं है। अगर वो सेंसिटिव है तो क्या सेंसिटिव हो तुम, क्या औरत हो क्या, इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो? ये सब जो धारणा है कि नहीं तुमको स्ट्रांग बनना है, तुमको डोमिनेटिंग बनना है, तो हमको जितना दबाया गया है औरतों को ऐसी धारणाओं के, ऐसे रोल में चुन चुन के, उतना ही बेचारे जेंट्स लोगों को भी, मैन लोगों को भी ये बता बता के उनके दिल के कनेक्शन से काट दिया। अब जब उनका दिल से ही उनका कनेक्शन नहीं तो वो सोल से कहाँ कनेक्ट होंगे? तो इसीलिए
उन लोगों को, उनके साथ भी उनको भी अपनी हृदय से जुड़ने की जरूरत है। दोनों पीड़ित हैं, दोनों अपनी पावर को लिमिट करते हैं, क्योंकि फेमिनिन लोग, औरतें सिर्फ अपनी फेमिनिन गुणों को ही दिखाती हैं और मर्द लोग सिर्फ अपने फेमिनिन पावर को ही दिखाते हैं। तो हम अपने जो सोल की जो एक्सप्रेसिव पावर है, जो उसकी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है, वो शक्ति है, उसको हम लिमिट कर देते हैं, जबकि हम असीमित हैं। तो वो कहता है कि इसका अर्थ ये नहीं कि अब मैं तुमको बता रहा हूं तो तुम औरतें लोग ये सोचो कि अरे हम तो पीड़ित हैं और गुस्सा रहें और फ्रस्ट्रेटेड रहें। आप लोग समझिए कि बेचारा पुरुष भी पीड़ित है। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, देखिए हस्बैंड को कमाना भी है, बच्चे का के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप दे देंगे, फिर आप उसको फिजिकल भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण उसको जो आप दबाव डालेंगे। यहाँ पर यही है कि अगर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में हम डिमांड करेंगे तो मैन क्या करेगा, वो अपने इमोशंस को ब्लॉक कर देगा और फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा होगा। तो हमको मैन की भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए और दोनों को इंटीमेट लेवल पर कम्युनिकेट करना चाहिए। इंटीमेट लेवल मतलब एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ ले कि कोई डर नहीं रहे कि मैं क्या हूं, तुम भी बताओ मेरे फ्रेंड कि तुम क्या हो, मतलब पार्टनर के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन सबसे बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो अगर हमको लगेगा कि सेक्सुअलिटी सिर्फ एक इशू है, तो यहाँ पर यीशुआ बताते हैं कि सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए कई इमोशनल ट्रॉमा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। औरतों को मैच्योर हो जाना है, अपने को विक्टिम और ब्लेमिंग रोल से बाहर आना है, अपने क्रिएटिव पावर को लें और अपने मस्कुलिन पावर से इंटीग्रेट करें और ज्यादा इंडिपेंडेंट होते जाएं। जितना हम अपनी मस्कुलिन पावर से इंटीग्रेट होते जाएंगे, इंडिपेंडेंट बनते जाएंगे, उतना हमारे हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन कम होगा, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, कोई भी। हम इंटीग्रेट हो गए, हम पूर्ण हो गए, तो हमारे एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगे। तब उस बेचारे के ऊपर बर्डन भी कम रहेगा। तुम खुश रहोगे तो सामने वाले को चिंता नहीं रहेगी कि तुम खुश रखे, है ना, शॉर्ट में। तो वो बोलते हैं कि आप खुद भी हील होइए, औरतों की डबल जिम्मेदारी है, खुद भी हील हो और अपने पार्टनर को हील बनने के लिए एक ब्रिज की भूमिका को निभाएं। और यहाँ पर यीशुआ ये भी बताते हैं कि जिम और सारा को अपनी आत्मा को पहचानना था। मैं क्वेश्चन पढ़ के टाइम नहीं गंवाना चाह रही हूँ कि वहां पे उनको अपना आत्मा को भी पहचानना था। और सारा का जो फियर था, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पिछले जन्मों का जो फियर था अपने पापा के कारण, उसने बुक लिखकर सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं किया था। वो सेल्फ एक्सप्रेशन उसका प्राइमरी रोल था, जो अभी वो विमेन एम्पावरमेंट के द्वारा कर रही है, अपनी हीलिंग भी और दूसरों की भी। और दूसरा उसका जो सेकेंडरी इशू था, वो था सेक्सुअल इंटीमेसी को जानना, कि तुम एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रखते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिम को सीखना है कि प्यार के साथ सेक्स होता है। ये दोनों जो उनकी जो था लव और सेक्स को इंटीग्रेशन का, ये दूसरा उसका सेकेंडरी रोल था। अब वो बोलता है यीशुआ कि अब तुम सारा, तुम अपने अंदर जाओ, अंदर जाके डीपर लेवल पे देखो कि तुम्हारी जो ये सेलिब्रेसी रिलेशनशिप है वो क्या है। वो क्या टेम्पररी फेज है, हो सकता है उसके बाद वो एक्टिव हो जाए, तो क्या ये टेम्पररी फेज है या नेचुरल एंडिंग है। बताई थी ना फ्रेंड्स, एक जब ओपन नहीं रहोगे तब आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या ये टेम्पररी फेज है, अब तुम जैसे जैसे हील होते जाओगे तो हो सकता है कि फिर फिजिकली आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सको, या तुम्हारी नेचुरल एंडिंग है, ये तुम खुद जानो। मैं जानता हूं पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तुम्हारे सोल की लर्निंग है। और रॉबर्ट उससे पूछता है कि कैसे इन लोग अपने जीवन में अपने इस लाइफ को कैसे पुनर्जीवित करें, कैसे फियर, सैडनेस और जजमेंट से डील करें। तो यीशुआ बोलता है कि दोनों को काम करना होगा। ये सभी के लिए है कि आप लोग समझिए कि जब भी पार्टनर रहते हैं तो दोनों को ही काम करना रहता है। ओपन होना होगा, सिर्फ अपनी फीलिंग का ही ध्यान नहीं रखना है बल्कि उसको एक्सप्रेस भी करना है।
अपने इमोशंस पे भी काम करना है, क्योंकि सेक्सुअलिटी इमोशन से जुड़ी हुई है। इमोशंस बेसिक इशू है, ना कि सेक्सुअल। ये सिर्फ बेसिक इशू क्या है, हमारे इमोशनल है। और जो फिजिकल एक्साइटमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि सेक्सुअलिटी डायरेक्ट है, इसको आप छुपा कर नहीं रख सकते। जब भी आप सेक्सुअलिटी को दबा के रखेंगे तब आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, और वो एनर्जी आपकी एंगर के रूप में निकलती है। तो एंगर क्या है? एंगर आपकी वो सेक्सुअल एनर्जी है जो आप कितनी व्यर्थ की चीजों में आप गवा रहे हो। तो आप जब उस अपने पार्टनर को बचाने के लिए और उसको शांति, अपने घर में शांति बनाए के रखने के लिए कोशिश कर रही हो सारा, तो तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को दबा रही हो। और यही तुमने पास्ट लाइफ में भी किया था। तो इस बार अपने उसको रिलीज करना है तुमको। और रॉबर्ट पूछता है कि ऐसे कई कपल्स हैं इस दुनिया में जो सेलिब्रेट रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं, तो जेशवा तुम क्या अपनी एडवाइस देना चाहोगे उनको? तो जेशवा कहता है कि उन कपल्स को पता लगाना है कि क्यों उन लोग को ये एक्सपीरियंस हो रहा है, बिना जजमेंट के एक दूसरे के साथ ओपन होना है। सेक्सुअलिटी और इंटीमेसी दोनों, घनिष्ठता और सेक्सुअलिटी दोनों शेम, फेलियर और नॉट बीइंग गुड इनफ से घिरी हुई है। ये बहुत डेलिकेट इशू है, ये बहुत पेनफुल है पहचानना। और यदि अगर हम सोचेंगे कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का हिस्सा है कि अरे वो यहाँ पर वो कमजोर है तो ठीक है, तो ये नहीं, ये उसका पूरा हिस्सा है। वो पूरा उस पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसका कोई एक हिस्सा मात्र नहीं है। ये समझना, ये कोई सेपरेट पार्ट नहीं है उस आदमी का, ये उसकी लाइफ एनर्जी है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसकी सोल की एक्सप्रेशन है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई है, तो आप समझिए कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। व्यक्तिगत रूप से भी जानो और पार्टनर के साथ भी बैठकर जानो। तो पहला है स्टेप, आपको ओपन रहना है, बिल्कुल बिना जजमेंट के अपने पार्टनर के साथ आपको ओपन रहना है। दूसरा है सोल के साथ, सोल लेवल पे कनेक्ट होना है। एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में मत देखें, ये पत्नी है, पत्नी के मन में ऐसी इच्छा क्यों हुई, ऐसी वासना क्यों पैदा हुई, ये नहीं। या हस्बैंड है तो वो क्यों रो रहा है, मर्द रोते नहीं है, तो हस्बैंड रो भी रहे तो रोने दीजिए। मतलब हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को सोल लेवल पे ही देखना है, हस्बैंड वाइफ की धारणाओं के रूप में नहीं देखना है। ओपन होना है बिना जजमेंट के। दूसरा कनेक्ट होना है सोल लेवल पे। धारणा हटा दो कि ये पति है, ये पत्नी है, एक सोल है बस। और तीसरा कि सबसे इंपॉर्टेंट कि रोजमर्रा आप, तीसरा आप अपने फिजिकल लेवल पे अपने आप को देखें, कि रोजमर्रा के जीवन को देखें कि आप एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी डिजायर्स क्या है, विशेस क्या है, होप्स क्या है, आप एक्सप्रेस करें, आप अपने पार्टनर को बताएं। जब काफी कपल्स क्या होता है फ्रेंड्स की अपने को ओपन नहीं करते हैं, एक पैटर्न में, अपनी आदतों में, अपने बाहरी वातावरण और अपनी धारणाओं में इतने घिर जाते हैं कि अपने को उसमें ही उलझ जाते हैं, और रिश्ता एक आदत के समान बन जाता है कि हाँ हस्बैंड है, ठीक है, उसको नाश्ता देंगे, फिर वो भी वाइफ के लिए सामान ले आएगा, सब्जी बोल दी तो ठीक है, पैसे लेने के लिए बोली तो ठीक है। मतलब एक पैटर्न बन जाता है उनके जीने का, आदत बन जाती है उन लोगों के लिए। और एक दूसरे के प्रति जो एक्साइटमेंट होता है, जानने की इच्छा होती है, जो क्यूरियोसिटी है, वो दबते जाती है, ये पैटर्न के कारण। और जब आदत बन जाती है फ्रेंड्स, और एक दूसरे को जानने की इच्छा नहीं होती, तब आपकी जो सेक्सुअल फायर है वो डिम होते चले जाती है। तो आप अगर इस अनुभव से गुजर रहे हैं तो पहले पूछें अपने आप से कि मैं इस अनुभव से क्यों गुजर रहा हूं, और उस पर काम करें, क्योंकि ये आपकी ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, सोल की फायर है आपकी, ये पैशन है। जो भी तुम काम करते हो उसमें हर चीज में हमारा क्रिएशन लगता है। चाहे हम एक सिंपल सा कुकिंग भी करते हैं, वो भी हमारा क्रिएटिव वर्क है। हम लिखते हैं, हम सेशन लेते हैं, हर चीज में हमारा क्रिएशन है। तो आप अपनी सोल की जो फायर है उसको बढ़ा के रखो और ओपन रहो, और बिल्कुल अपने आदत मत बनाओ, रिश्ते को आदत के रूप में नहीं रखना है।
एक बहुत अच्छा मैंने एक मैसेज शेयर किया था फ्रेंड आप लोग के साथ कि सक्सेसफुल मैरिज वो होती है जब सेम पति के साथ बार बार प्यार में पड़ते जाओ। उस समय मैंने आपको 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव भी बताई थी, तो उसके द्वारा भी आप अपने प्यार को बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि जैसे इसके सेशन के पहले मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हस्बैंड की लव लैंग्वेज क्या है, तो मैंने अपनी भी इन्वेस्टिगेट किया, ढूंढा क्या है, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी ये लव लैंग्वेज है। मैंने अपने हस्बैंड से इत्मीनान से ओपनली पूछा, बताओ आपको क्या पसंद है, तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ये लव लैंग्वेज है। अब मैं ख्याल रखती हूँ कि जो उनकी लव लैंग्वेज है वो उनके पास मैं दूं, कितना भी मैं बिजी शेड्यूल में रहूं, वो जो उनकी लैंग्वेज है उसके द्वारा मैं दूं। कौन कौन सी है? टच, टाइम, सर्विस, गिफ्ट्स, और एक कौन सी थी, वर्ड्स। तो वर्ड्स मेरी है, मेरी सर्विस है, तो वो मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। नहीं देते तो मैं उनको याद दिलाती हूँ कि आज मुझे पूरे दिन भर में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए। तो कभी कभी मांगना भी चाहिए ना, ओपन रहना चाहिए कि आज इतने अच्छे से मैं तैयार हुई, मेरे को क्यों नहीं बोला आपने। तो ये ओपननेस रहनी चाहिए, तभी तो हमारी और इंटीमेसी बढ़ती है। तो लव लैंग्वेज के द्वारा भी आप अपने इंटीमेसी को बढ़ा सकते हैं। तो बस 2-3 क्वेश्चन है। रॉबर्ट पूछता है कि कपल्स लोग अगर शारीरिक संबंध नहीं रख रहे हैं तो वो अपनी इंटीमेसी को कैसे क्रिएट करें। ये बहुत ही प्यारा आंसर है जो मुझे बहुत पसंद है। इंटीमेसी को कैसे, अब चलिए फिजिकल कांटेक्ट उनकी कोई नीड नहीं है और नहीं हो पा रहा है कि फिजिकली कांटेक्ट रखे, पर अब इंटीमेसी तो करना है क्योंकि वो रिश्ते को हमेशा जीवित पुनर्जीवित करके रखना है। तो वो बोलता है कि आपकी ओपननेस इंटीमेसी की कुंजी है, की है। इंटीमेसी का अर्थ है कि इतने रिलैक्स हो जाओ अपने पार्टनर के साथ कि अपने डीपेस्ट फीलिंग को भी शेयर करने के लिए अलाउ कर सको, बिना जजमेंट के। कोई डर नहीं रहे, बस अपने को एक्सप्रेस करो। क्योंकि जब दो व्यक्तियों की जो एनर्जी फील्ड प्रेमपूर्ण तरीके से इमोशनली ओपन अप हो जाती है, तब एक दूसरे के प्रति इच्छा होती है कि और जाने, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और ये एक मिरेकल के तरीके से होता है, वाकई मिरेकल होता है। और एक दूसरे को फ्रेश और न्यू देखते हैं, रोज एक नया, क्योंकि रोज हम बढ़ रहे हैं, रोज नए नए रूप आपको स्पाउस के दिखते जाएंगे। तो बोलते हैं कि उस समय आप एक अलग डायमेंशन में चले जाते हो जब एक दूसरे को जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, इंटीमेट होते रहते हो। पर प्रयास कपल्स को करना चाहिए कि वो कम्युनिकेट करे, ओपन रहे, ताकि माइंड को वो डर नहीं रहे। अगर माइंड को डर रहेगा फ्रेंड तो हमेशा वो कंट्रोल करना चाहेगा, और जब कंट्रोल करने की इच्छा होगी तब जो आपकी एक दूसरे को जानने की इच्छा है ना, वो कम होते जाती है। और मैरिज के अपने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उन सबको एक दरकिनार कर दो, पर एक दूसरे को जानने के लिए खुला करो। और जो एक दूसरे को दबाने की, कंट्रोलिंग की जो इच्छा है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसको लेट गो करना है। अगर आपको अपनी फ्रेंड के साथ भी इंटीमेट होना है तो वहां पे आपको ओपननेस की जरूरत होगी। ओपननेस मतलब अपने को पूरा खोल के बताना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी क्या फीलिंग है, मेरे क्या थॉट्स हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक साहस चाहिए हम, क्योंकि इंटीमेसी एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसके लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, करेज लाना पड़ेगा और अपने को ओपन करना पड़ेगा। चाहे आपका फ्रेंड, आपका पार्टनर कितना भी गलत सोचे, पर आप अपने प्रति ऑथेंटिक रहिए। वो नहीं करता है आपके साथ जैसा भी है, वो उसका इशू है, पर आप कम से कम अपने लिए ऑथेंटिक रहें। तो रॉबर्ट पूछता है कि हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप में सेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों फर्स्ट लेवल पे सेक्सुअल बीइंग कहा जाता है, फर्स्ट लेवल पर ह्यूमन को। तो जीशुआ कहता है कि सोल को ग्रोथ करना है। ये जो साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं कि हाँ टेंशन रिलीज करने के लिए आपको इस चीजों में इन्वॉल्व होना, बोले ये सब पैराडाइम को मत मानिए आप लोग। ये कोई सर्वाइव करने के लिए या अपनी संतति को बढ़ाने के लिए सिर्फ मात्र नहीं है। ज्यादा सोल ग्रो करना चाहता है, ज्यादा नॉलेज करना चाहता है, ज्यादा ओपन अप होना चाहता है अपने रिश्तों के माध्यम से। जब तुम किसी पार्टनर के साथ मिलते हो तब तुमको अपने आप से सामना करना पड़ता है। मतलब अपने आप को एक जॉयफुल मैनर में आप देख पाते हो, डिफरेंटली वो दिखाने में आपको मदद करता है। यहाँ पे जो सेक्सुअलिटी है वो जॉय ऑफ क्रिएटिविटी है। सोल के पर्सपेक्टिव के लिए सेक्स कभी भी सर्वाइवल के लिए नहीं है,
इसीलिए सोल कभी भी होमोसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल को भी उसके लिए मायने नहीं रखता है। सेक्सुअलिटी अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करने के लिए है और शेयर करने के लिए अपने पार्टनर के साथ। जब दो इंडिविजुअल हस्बैंड वाइफ फिजिकली और इमोशनली हर लेवल पर कनेक्ट होते हैं, तो जो ये सेक्सुअलिटी है वो एक मिरेकल रूप से एक क्रिएटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन का बेसिक सोर्स भी है, जो सिर्फ दो लोगों के बीच के रिश्ते से कहीं अधिक है। जैसे एक पेंटर है, राइटर है, आर्टिस्ट है, जो भी जो क्रिएशन का काम करते हैं, उनकी जो ये क्रिएटिविटी है वो भी उनका सेक्सुअल फ्लो है। क्योंकि अगर हमको सेक्सुअलिटी के रियल्म को समझना है तो इसको सिर्फ अपने को शारीरिक संबंध या बच्चे पैदा करने तक के हमको सीमित नहीं रखना है। इसका जो तुम डीपली जब तुम डीपली क्रिएटिव हो जाते हो, इंस्पायर्ड हो जाते हो, तब तुम क्राउन चक्र में रहते हो। क्राउन चक्र में जब हम रहेंगे फ्रेंड्स, तब हमारी सोल हमसे कनेक्ट होगी, और वो सिर्फ सोल की एनर्जी है। बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें इस पैराग्राफ को लिखा गया है, बहुत बहुत प्यारे तरीके से लिखा गया है, पढ़िएगा जरूर। कि जब आप इंस्पायर्ड हो जाते हो, क्रिएटिव हो जाते हो, तब क्राउन चक्र से हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट होते हो, और वो आपकी एनर्जी मूलाधार तक के जाती है, और इसको ही कुंडलिनी कहते हैं। जब सोल वास्तव में तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे इमोशंस के साथ जुड़ती है, और वो जो एनर्जी है हायर चक्र से जब नीचे की तरफ जाती है तुम्हारे मणिपुर में, रूट चक्र में, वो सारे ब्लॉकेजेस को खोल देती है। और वहीं पर ही हमारी क्रिएटिविटी को सदियों से दबाया गया है, कई जन्मों से हम अपने को दबाते चले आ रहे हैं। तो वहां पर क्योंकि हमारे लिमिटेड रोल्स हैं, इसीलिए अपनी पूर्णता को, अपनी होलनेस को पहचानना है। जो अपनी होलनेस को पूरा नहीं पहचान पाता है, वो सेक्सुअलिटी को फ्री फ्लो नहीं कर पाता। ये डीपर इशू है बजाय रिलेशनशिप के। अगर तुम वाकई फ्री होना चाहते हो तो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करो। जब तक कि एक औरत अपनी मस्कुलिन एनर्जी से नहीं जुड़ेगी और एक मैन अपनी फेमिनिन एनर्जी से नहीं जुड़ेगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, तब तक कि हम फुल्ली क्रिएटिव नहीं बन सकते। अगर आप अपने अंदर के दूसरे एनर्जी के साथ, मतलब मेल और फीमेल दोनों एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हैं और आपके ट्रूली आप इंटीग्रेट हो जाते हैं, तब क्रिएटिव भी हो जाते हैं, तब आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। क्योंकि आप खुद ही मैंने कहा जैसे कि आपको कोई सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, ना प्यार का, ना कोई फिजिकल इंटीमेसी का, कोई भी चीज की नहीं रहेगी। आप अपने आप में पूर्ण है, पर हम भूल गए हैं कि हम पूर्ण हैं। तो बस आखिरी एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि ओल्डर कपल्स में ये सेक्सुअलिटी का क्या रोल है। तो वो कहे कि ओल्डर कपल्स में एक दूसरे को टाइम और स्पेस देना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक के रहते हुए, वही पैटर्न में रहते हुए, वो अपने को भी भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं, और अपने पार्टनर को भी भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं। तो फ्रेशनेस और वंडर को, अपने एक दूसरे को जानने की इच्छा को बनाए रखना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि सोल्स एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है। वो जो ओल्डर कपल है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है। ओल्डर होने से हमारी जो सेक्सुअल इंटीमेसी है वो और गहराई में, अलग डायमेंशन में जाती है। वो डायमेंशन को पाती है जो कभी भी कोई जवानी में नहीं पा सकता। क्योंकि जवानी में पूरे समय जब हम शादी करते हैं, तब बच्चों की परवरिश करना है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है, बहुत सी चीजें समाज में अचीव करना है। वातावरण से, इन सब से हम इतने फंस जाते हैं कि वो डायमेंशन में, उस प्यार के उस डायमेंशन में नहीं पहुंचते जो एक ओल्डर कपल पहुंचता है। क्योंकि उस समय उसको कोई फ्यूचर की चिंता नहीं होती, कोई उसको कुछ चीज अचीव नहीं करना है। इस समय उसके स्पिरिचुअल क्षेत्र भी खुलते हैं। और ओशो ने भी कहा है कि जब 42 इयर्स में आप पहुंचते हो तो आप स्पिरिचुअली ओपन होते हो, चाहे फिर वो धार्मिक के रूप में या स्पिरिचुअली आप ओपन होते हो। ये बढ़ता है 28 तक के, फिर घटता है 42 में आप टच करते हो अपने स्पिरिचुअल को। तो यहाँ पर आपकी सेक्सुअल लाइफ और गहरी हो जाती है। ये शारीरिक तो रहेगी, पर फिजिकल सेंसेशन के लिए नहीं, सिर्फ एक दूसरे को टच करके, एक दूसरे के साथ कंफर्ट करके, एक दूसरे के साथ हंसकर, प्यार करके, प्यार के उस डायमेंशन तक के पहुंचते हो जहां पर आपको फिजिकल इंटीमेसी की जरूरत कम रहती है। तो एक अलग ही दुनिया का उनका प्यार तक के पहुंचता है।
इस चैप्टर में फ्रेंड बहुत सारी चीजें पोर्नो से भी रिलेटेड बताई गई हैं और चेजिंग के ऊपर भी बताई गई हैं कि ये धारणा बनी हुई है कि मर्द ही पहल करे, लड़का ही लड़की के पीछे जाए। आजकल तो एडवर्टीजमेंट्स में भी है कि लड़का ही फूल ले लेके जा रहा है वैलेंटाइन डे पे और वो गिफ्ट दे रहा है। ये हमारी धारणा है, बोले ये नेचुरल नहीं है, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ये कंसेप्ट किया गया है ये हमारे धारणाओं में, जो वो कलेक्टिव बोली ना, मैन की अलग कॉन्शियसनेस है और हमारी फीमेल की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऐसे है कि औरत को अगर प्यार भी है किसी से तो वो एक्सप्रेस नहीं करी, वो लगेगा कि बदतमीज है, कैसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करिए। भाई पहल तो जेंट्स को करना चाहिए। ये ओशो ने भी बोला था, तब मैं ओशो को सही मानती थी, पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे को लगा नहीं, बिल्कुल अगर हम सेल्फ एक्सप्रेशन को मान रहे हैं तो यदि कोई एक लेडी है और यदि किसी बॉय के साथ वो अट्रैक्टेड हो गई है तो उसको बिल्कुल अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ये रूल्स एंड जो रेगुलेशंस बनाए गए समाज के, उन सबको हमको छोड़ना है ताकि हम लोग इन सब से आगे बढ़े। और पोर्नो के ऊपर भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा एंड करूंगी कि हमको अपने ओवर जो आइडेंटिफिकेशन हो गया है हमारा कि हमारे को औरत के रूप में ही ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो हम अपने सोल की एक्सप्रेसिव पावर को लिमिट करते हैं, अपनी यूनिकनेस को नहीं पा पाते हैं। और एंजल्स और मास्टर्स जो कलेक्टिव का एंजल्स लोगों ने जो मैसेज दिया था वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि सारा को जैसे इसने यहाँ पे सीखना था, पहले तो वो खुद सीखी, अपने आप को एक्सप्रेस करी, क्योंकि कुछ एक चीजें मैं नहीं बोल सकती, आप अपने उस चैप्टर में सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने सेल्फ लव को बढ़ाया, किस तरीके से अपने आप को प्यार करना शुरू किया, फिर एक्सप्रेस करना शुरू किया। अभी भी वो जारी रख रही है। विमेन एम्पावरमेंट का जो क्लास है वो जितना ज्यादा वो सिखाते जा रही है वो उतना सीखते जा रही है, और मरने के पहले तक कि वो पूरी तरीके से सीख के जाएगी। तो टीचर पहले सीखता है, हम वही सिखाने के लिए आते हैं जो हमको पहले सीखना रहता है, समझ गए? जो हमको सीखना रहता है ना, सिखाना रहता है, पहले हम उसको अपने प्लान में लेते हैं कि पहले हम सीख लें, कल्टीवेट करें और फिर हम उसको सिखाएं। तो सारा ने वो किया और लाइफ के एंड तक के वो पूरा सीख लेगी। हो सकता है कि जिम और उसकी लाइफ टेम्पररी फेज का था और उसके बाद वो करें या जो भी करें, अपनी नेचुरल एंडिंग है, पर अपने सोल मिशन को जो सेल्फ एक्सप्रेशन का था वो पूरी तरीके से वो कर रही है और कर्मा के बैलेंस को भी कर रही है। गिल्ट पॉइजन है, बोलते बोलते सब लोगों का वो रह गया। देखिए अगर गिल्ट नहीं होता उसके, जहां पे उसने कर्मा बनाई थी, जहां रेपिस्ट ने उसके साथ किया था, उसने गिल्ट नहीं पाली होती, या अपने हस्बैंड को जब वो फिजिकली रिजेक्ट करती थी वहां भी गिल्ट थी। जब वो फिजिकली रिजेक्ट करती थी, फ्रेंड में बताना भूल गई थी कि वो उसके भाई के साथ अट्रैक्ट फील करती थी, तब भी वो गिल्ट महसूस करती है। तो जो वो गिल्ट कैरी करते करते लाते हैं हम, वो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यदि आपसे कोई भी गलती हो गई हो या कुछ भी हमसे होता है, उसके लिए गिल्ट को हमको नहीं पालना है, एक एक्सपीरियंस के लेवल पे भूल जाना है। तो सोल का मैं सिर्फ आपको आखिरी में बता रही हूँ कि कलेक्टिव ऑफ एंजल्स बताते हैं सोल अपनी यूनिकनेस को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहती है, कनेक्शन, जॉय और सेलिब्रेट करना चाहती है सेक्सुअलिटी के द्वारा, वो एक्सप्रेस करती है। कोई भी परिस्थिति हो जहां व्यक्ति रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, तो उसको समझना चाहिए कि ये उसकी प्री बर्थ चॉइस है। कोई कॉमन रीजन, जो कॉमन रीजन है इसके, वो बता रहे हैं कि वो सोल जानना चाहती है कि शरीर में रहना और सेक्सुअल शेम को अनुभव नहीं करना कैसा होता है। ये जो कॉमन रीजन है इस सेलिब्रेट रिलेशनशिप के, वो ये है कि शरीर में तो रहें परंतु सेक्सुअल शेम को मैं एक्सपीरियंस नहीं करूं, उसको कैसे फील करना है। तो सेलिब्रेट हीलिंग मोस्टली शेम और पेन को जो सेक्स से रिलेटेड है पास्ट लाइफ में, उसको हील करना होता है। पास्ट लाइफ के जो भी आपके रहेंगे पेन और शेम सेक्स से रिलेटेड, उसको हील करना है। तो जो कपल्स ऐसे चुनते हैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये मोर इवॉल्व सोल्स हैं और अपने को हील कर रही हैं, और साथ ही पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी वो हील कर रही हैं, क्योंकि भले ही समाज और संस्कृति उनको बताए कि उनको क्या करना चाहिए, उसको न मान के वो सिर्फ अपने
उस जीवन को जीती हैं जो उनको खुश रखती हैं। तो ये उनका हेरोइक सर्विस का जीवन है, एक साहसपूर्ण वीर सेवा का जीवन है। तो यहाँ पर जैसे हमेशा हम चैप्टर बोलते हैं, तो चैप्टर बताने का अर्थ नहीं है कि मैं सिर्फ रॉबर्ट श्वार्ट्ज के आपको विजडम को देख के सिर्फ उस इशू के ऊपर बोलूं। मैंने चाहे सिंगल हो, चाहे इनफिडेलिटी हो, मैंने हमेशा आप लोग को रिलेट करके कुछ विजडम देना चाहा है, जो मेरा अपना खुद का इतनी बुक्स पढ़ने के बाद प्रदीप सर से कम्युनिकेशन के साथ और उनकी बुक को लिखते लिखते हुआ है, उसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेन पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी हो, आप सिंगल हो या आप और भी कई चीजें हैं, तो आपको हमेशा अपने थॉट्स और अपने इमोशन के लिए अपने पार्टनर के साथ ओपन रहना है। अगर कोई इच्छा हो रही है तो अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें, बिना कोई शर्म, बिना कोई हिचक के। क्योंकि बॉडी की भी अपनी कुछ नियम है, कायदे हैं, तो उसको एक्सप्रेस करना, उसकी नीड को एक्सप्रेस करने में कोई शर्म हमको महसूस नहीं करनी चाहिए। जो धारणाएं हैं उसको तोड़ देना है। और यदि पार्टनर नहीं है आपका, तो आपको वेट करना है जब तक कि आपकी लाइफ में पार्टनर आए। और जब आपके पास पार्टनर है तो आपको अपने उस फील को, उस इमोशन को एक्सप्रेस करना है बिना कोई गिल्ट के। कई धर्म का में ये गिल्ट होती है कि इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, और खासकर औरतों के लिए तो पाबंदी रहती है। तो नहीं, यहाँ पर आपको फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस करना है बिना कोई हिचक के। शरीर आपका एक मंदिर है, आप उसको इस डिजायर और अपनी इस चीज के लिए किसी को भी नहीं सौंपना चाहिए। जब आपका सुटेबल पार्टनर हो, उसी के साथ आप इस यूनिकनेस, अपनी सोल की जो सबसे प्रीशियस एनर्जी है, उसी को ही आप एक्सप्रेस करिए। और यदि नहीं आपके पास पार्टनर है और आपके मन में कोई डिजायर है, तो आप गिल्ट मत पालिए। ये बॉडी की नीड है, आपको एक्सेप्ट करना है, कोई जजमेंट नहीं करना है। और इस इच्छा को अपने माइंड पर हावी मत होने दीजिए। अगर आप अपने माइंड पर हावी होने देंगे तो फिर परवर्जन की तरफ जाएंगे, जिसको हम विकृत यौन व्यवहार कहते हैं, उस तरफ चले जाएंगे। तो आपको अपने माइंड पर परवर्जन के लिए से रुकने के लिए आपको अपने माइंड पर हावी नहीं होना है। यदि कोई ऐसे इमोशन, थॉट्स आ रहे हैं और आपके पास पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो आपको सिर्फ विटनेसिंग करनी है। कोई भी इच्छा बहुत लंबी टाइम तक की नहीं चलती। कुछ मोमेंट्स, कुछ पलों, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, पर उस समय आपको सिर्फ विटनेसिंग करनी है। धीरे धीरे विटनेसिंग करने से उसकी तीव्रता कम होते जाएगी और वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी। हावी होने के लिए जब मैंने बताया था कि अगर वो आपके माइंड के ऊपर हावी हो गया तो परवर्जन होगा, और आप हो सकता है कि ये किसी और पार्टनर के साथ मैनिपुलेट भी करें। ये जितने क्राइम होते हैं ये सब इसलिए है क्योंकि वो जो डिजायर है वो बॉडी से निकल के यहाँ पर चली गई है। यहाँ नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको विटनेसिंग करना है, और पार्टनर है तो एक्सप्रेस करना है। और यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो विटनेसिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेडिटेशन हमारी कुंडली, जो मैंने आपको इतना मेहनत से समझाया है कि वो आपकी जो सोल की एनर्जी आपके नीचे के ब्लॉकेजेस तक के जाएगी और आपको क्रिएटिव बनाएगी, बनिस्बत कहीं और गलत तरीके से ले जाने के। तो आप मेडिटेशन करो, विटनेसिंग आपको करना इजी हो जाएगा। और दूसरा, आप इंटीग्रेट होंगे मेडिटेशन के द्वारा अपनी मस्कुलिन एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मैनिफेस्टेशन, हमारी जो स्टेबिलिटी है, जो हम अपने पार्टनर में ढूंढते हैं, वो हम खुद अपने में पालेंगे। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो विटनेसिंग हमारे थॉट इमोशन का करना आसान है, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ मस्कुलिन एनर्जी भी होगा। कभी भी ऐसी इच्छाओं को आप सप्रेस मत करिए। और जो भी ऐसे कपल्स हैं जो सेलिब्रेट रिलेशनशिप में हैं फ्रेंड, उनको समझ जाना है कि ये आपके कार्मिक इश्यूज हैं जहां पे आपको बहुत काम करना है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया है
हो सकता है कि अभी भी आप लोगों को ना समझ में आया हो, तो आप फिर से इसको देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। मैंने बहुत एक एक पॉइंट को आपके लिए मैंने लिख कर आपको बताया है, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। अगर है ऐसे रिलेशनशिप पे, ब्लेम नहीं करना है, ओपन रहना है, इमोशनली इंटीमेट होना है, आप इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। और फिर भी यदि उसके बावजूद भी आपको कोई अड़चन है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल इसके लिए आंसर दूंगी, क्योंकि इसके पहले भी इससे रिलेटेड कई फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। तब तक के मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने बताया। पर अब जब मैंने इस चैप्टर को समझ लिया अच्छे से, तो मैं और अच्छे से आप लोगों को बता सकती हूँ। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है कि ये बहुत ही बोल्ड टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसमें कोई भी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इत्मीनान से बोल रही थी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।